जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत है आप सभी का CDS 2 2024 के इंग्लिश के आंसर की सेशन में। लेट मी नो यू गाइज इन द कमेंट सेक्शन, सब लोगों का एग्जाम कैसा गया है। आई फील लाइक इट वाज वन ऑफ द ईजीएस्ट इंग्लिश एग्जाम्स एवर। ठीक है, आज तक जितने भी इंग्लिश के एग्जाम्स हुए, आई मीन रिसेंट ईयर्स में, ये बहुत ज़्यादा ईजी था। आई मीन आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस, बट ठीक है, चलो जो भी है अच्छी बात है। बट आई थिंक ईजी एग्जाम का मतलब ये भी है कि कट ऑफ जाएगा ज़्यादा। एनीवे, ऑल्सो वन थिंग यू गाइज, आप लोगों को ये जो आंसर की PDF है, आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा पर मिल जाएगी। सेकेंडली यू गाइज, प्लीज़ एक्सक्यूज मी इफ देयर इज एन इशू, ऑडियो इशू और सॉरी वीडियो इशू। वीडियो मेरा लैग कर रहा है, क्वेश्चन पेपर का वीडियो लैग नहीं करना चाहिए। मेरा वीडियो लैग कर रहा है तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। देयर इज सम इंटरनेट इशू हियर। I still can't figure it out कि problem क्या है। But anyway, you guys, talking about the question paper, I was so happy. There were so many things in the question paper जो कि हम लोगों ने practice question के अंदर discuss की थी। Secondly, the reading comprehension, I was so happy when I looked at it. First reading comprehension कहाँ से आया? It was one of the Robert Stevenson's writings. So I did that in my graduation year. सो अगर मैं एग्ज़ाम देने जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मतलब मेरे को क्वेश्चंस के आंसर्स आते थे ऑलरेडी। बट वील डिस्कस दैट लेटर ऑन। ठीक है, मैं अभी ग्रामर पार्ट पहले कराऊंगी एंड देन वील मूव ऑन टू RC एंड पैराजम्बल्स का सेक्शन, बिकॉज वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। चलो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यू गाइज, मैच द फॉलोइंग था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यू गाइज। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्फ जो खेला जाता है वो खेला जाता है गोल्फ कोर्स में, सॉरी ग्राउंड पे जाई थी। गोल्फ कोर्स, गोल्फ जहाँ पर खेला जाता है उस जगह को बोला जाता है गोल्फ कोर्स। ठीक है, सो सबसे पहले आ जाता है हमारा 3। एंड देन क्रिकेट फॉलोअर्स यू गाइस, क्रिकेट फैंस, क्रिकेट जो है पिच पे खेला जाता है। देन कम्स योर 2। ठीक है, उसके बाद पोलो के लिए ग्राउंड होता है एंड टेनिस के लिए कोर्ट होता है, तो इसीलिए क्या बन गया 4-1। ठीक है, 3-2-4-1 इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ पे देखना, सेकेंड क्वेश्चन पे आना। सेकेंड क्वेश्चन पे आना, ऑल्सो वी डिड अ सिमिलर क्वेश्चन जब हम लोग एक NDA का PYQ कर रहे थे। सो उस क्वेश्चन के थ्रू हमें ये बात पता चली थी कि भैया जब एलिफेंट को डेंजर महसूस होता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, और उसकी चिल्लाने की आवाज़ को ट्रम्पेट कहा जाता है। ठीक है, उसके चिल्लाने की आवाज़ को ट्रम्पेट कहा जाता है। जब डॉल्फिन आवाज़ लगाती है उसको कहा जाता है क्लिक। ओके, यू कैन ऑलरेडी सी आई हैव ऑलरेडी क्या बोलते हैं, गेव यू एन आंसर। एक्चुअली this is the second time I'm filming this video because there was an issue with the previous video. So yeah, the answer is already there. So the sequence is 4 1 2 3, but let's discuss this. ठीक है, डॉल्फिन जो आवाज़ निकालती है उसको क्लिक बोला जाता है। एलिफेंट जो आवाज़ निकालता है उसको ट्रम्पेट बोला जाता है। ठीक है, मंकी जिस आवाज़ को निकालता है उसको चैटर बोलते हैं, एंड चीता चर्प्स। ठीक है, चीता चर्प्स। तो 4 1 2 3 इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द गिवन क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, इजी पीजी नींबू स्क्वीजी क्वेश्चन। कलेक्टिव नाउन के अंदर ये चीज़ की जाती है भैया। फिश के ग्रुप को बोला जाता है स्कूल ऑफ फिश। 4 देन कम्स योर डक्स। पानी में रहने वाले डक्स को बोला जाता है पैडलिंग ऑफ डक्स। ठीक है, जो डक्स पानी के अंदर है उनको बोलते हैं पैडलिंग ऑफ डक्स। ठीक है, जो मूव कर रहे हैं पानी के अंदर। देन एंड्स के लिए वी यूज कॉलोनी, तो कॉलोनी ऑफ एंड्स। ठीक है, क्या बना अभी तक? डक्स का क्या था? 3 था। ओके, एंड देन फॉर योर एंड्स वाज 1। एंड फिर क्रोज का क्या रह गया? फ्लॉक। 2 4 3 1 2, वेयर इज इट? क्वेश्चन ऑप्शन बी, 4 3 1 2 is the correct sequence for the given question. Now let's move on to question number 4. Okay, now this particular question, I don't know what UPSC was trying to do. Let's discuss this. I'm absolutely okay with the clump of. ठीक है, clump of, जब ग्रास को एक ग्रुप में डाल दो उसको clump of बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, 4 आएगा। ठीक है, एंड देन बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, बंच ऑफ फ्लावर्स। नाउ माय प्रॉब्लम इज विद ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, बंडल ऑफ क्लोथ्स एंड स्टैक ऑफ फायरवुड। नाउ हियर्स अ थिंग, एक्चुअली स्टैक ऑफ फायरवुड भी हो सकता है एंड स्टैक ऑफ क्लोथ्स भी हो सकता है। जब आप क्लोथ्स को ना पाइल अप करके रख देते हो, उसको भी बोला जाता है स्टैक ऑफ क्लोथ्स। इनफैक्ट पेपर की पाइल्स को भी स्टैक बोला जाता है। बट द थिंग इज 4 3 1 2 करके कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, 4 3 1 2 करके कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई सीक्वेंस है ही नहीं यहाँ पे। व्हाट वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। ठीक है,
we are left with 4 3 2 1 and we gotta go with that because we don't have that option here. ठीक है, so let's move on to our next question. अरे यार इतना नकली क्वेश्चन. आई मीन स्विमिंग में एक टेक्निक यूज की जाती है बटरफ्लाई. आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ यू डू दैट बट आई हैव हर्ड इट कि स्विमिंग में बटरफ्लाई एक मूव होता है. तो बटरफ्लाई सबसे पहले 2. खो खो में आपका एक चेजर रहता है. देन कम्स योर 3. ठीक है, एंड देन कम्स योर कबड्डी में एंकल होल्ड करते हैं. दैट्स द रूल, एंकल होल्ड. चलिए 4. एंड देन फेंसिंग में तूशे. ठीक है, फेंसिंग के लिए तूशे. एंड 2 3 4 1 इज द करेक्ट सीक्वेंस विच इज ऑप्शन नंबर डी. सो ये थे आपके मैच द फॉलोइंग्स. मूविंग अहेड, नेक्स्ट अप वी हैव आई लव दिस. ठीक है, यहाँ पे देखना एक आपको सेंटेंस गिवन है एंड आपको एक करेक्ट कनेक्टर के साथ इसको जोड़ना था. ठीक है, मैं ये इसको ज़रा जूम आउट कर देती हूँ. कहता है सॉरी. He was adamant about refusing the honor bestowed upon him. He did not trust the credentials of the organization that intended to or recognize his contribution. ठीक है, वो उसको नहीं चाहिए था ऑनर उस ऑर्गेनाइजेशन से बिकॉज ही वॉज लाइक कि दे डोंट ट्रस्ट मी, दे डोंट हैव इनफ फेथ इन मी. उन्होंने मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज ही नहीं किया है. ठीक है, सो यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन कहता है एज बिकॉज. एज भी लगा दिया, बिकॉज भी लगा दिया, बाहर. ठीक है, देन कम्स योर ड्यू टू. भैया ड्यू टू जो है आपका प्रेपोजिशन होता है. ड्यू टू का काम 2 क्लॉजेस को जोड़ना नहीं होता है. ड्यू टू केवल और केवल सिर्फ नाउन के साथ आता है. तो ये तो पूरा का पूरा क्लॉज जोड़ रहे हैं यहाँ पे ड्यू टू. ऑप्शन बी बाहर. व्हाट वी आर लेफ्ट विद सेंस एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट वेनेवर का तो कोई सेंस ही नहीं है. हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं. जो आपका वर्ड होता है सिंस, जो आपका वर्ड होता है एज एंड फॉर, ये बिकॉज का भी काम कर जाते हैं, यानी कि रीज़न देने का भी काम कर जाते हैं. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, विच इज since he did not trust the credentials of the organization that intended to recognize his contribution. Moving ahead to our next question. कह रहा है he undertook the difficult task. He did so albeit. अच्छा, albeit basically means in spite of. ठीक है, in spite of. Albeit the fact that he did not have any spare time. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास जो कनेक्टर्स हैं, एक तो है in spite of, ऑप्शन ए. देन वी हैव बिकॉज. हम लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि भैया उसने डिफ़िकल्ट टास्क लिया, मतलब बेसिकली उसके पास टाइम नहीं था, फिर भी उसने जो है डिफ़िकल्ट टास्क लिया. तो ये बिकॉज का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना उसके पास. हम तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है ना यहाँ पे भैया कि भैया उसके पास टाइम नहीं था, स्टिल ही टुक दैट डिफ़िकल्ट टास्क. देन कम्स कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट. नाउ टू बी रियली ऑनेस्ट, एल्बेट का एक्चुअली मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ. एल्बेट को अगर आप एक्चुअली गूगल करो मीनिंग, इट्स इन स्पाइट ऑफ. फॉर दैट रीज़न आई डोंट ट्रस्ट ऑप्शन सी, बट इट कैन बी. ठीक है, ऑप्शन सी हो सकता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन स्पाइट ऑफ किस लिए यूज़ होता है? कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए कि भैया ये होते हुए भी हमने वो काम किया. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सिक, आई स्टिल वेंट टू गिव माई एग्जाम. मैं बीमार थी बट मैं फिर भी गई एग्जाम देने. वेल दिस शुडंट बी एन एक्सक्यूज बट स्टिल. ठीक है, एंड देन लास्टली यू हैव नेवरदलेस. नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, बट नेवरदलेस की जो प्लेसमेंट है वो सही होना ज़रूरी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट से दिस थिंग कि फिर भी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने टास्क किया. मेरे को ये कहना है मेरे पास टाइम नहीं था फिर भी मैंने टास्क किया. यहाँ पे इसकी नेवरदलेस की प्लेसमेंट सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट आई वांट टू गिव. तो ऑप्शन डी भी बाहर. माई आंसर इज ऑप्शन ए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑप्शन सी भी हो सकता है कंसीडरिंग द फैक्ट कि कॉन्ट्रेरी टू वहाँ पर गिवन है. बट आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स ऑप्शन ए. ठीक है, आगे बढ़ें, कुछ दूर चलें. बच्चे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, हाउ गुड दियर पेपर वेंट. ठीक है, आई मीन इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम अच्छा गया. तो नेक्स्ट अप वी हैव ही रोट. कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ही रोट द एग्जाम विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस. ही वॉज ग्रॉसली अंडर प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. भैया एग्जाम के लिए पूरे कॉन्फिडेंस से गया है बट भैया ने बिल्कुल भी पढ़ाई की ही नहीं थी. ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस से एग्जाम में गया है लेकिन पढ़ाई तो उसने बिल्कुल नहीं की, रत्ती भर नहीं की. लेट्स सी आवर कनेक्टर्स. कहता है सो कोई सेंस ही नहीं बन रहा भैया. आप कॉन्फिडेंस इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की. ऑप्शन ए हो जाता है बाहर. ठीक है, देन वी हैव फॉर व्हेनेवर. व्हेनेवर इज ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस. फॉर व्हेनेवर इज ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस. फॉर व्हेनेवर जब भी, भैया हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हम जब भी की बात नहीं कर रहे कि वो हर बार ऐसे ही करता है कि जब भी एग्जाम होता है वो पढ़ता नहीं है और कॉन्फिडेंस से जाता है.
वो अभी बस इसी बार की बात हो रही है कि भैया उसने जो है पढ़ाई नहीं किया एंड पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने गया. Then we are left with nevertheless and although. We are left with nevertheless and although. अभी आपको एक चीज़ बताई, nevertheless की प्लेसमेंट हो सही होना बिल्कुल ठीक है. He wrote the exam with utmost confidence. Nevertheless he was grossly underprepared for the examination. Nevertheless की प्लेसमेंट यहाँ पे क्या मीनिंग दे रही है? Nevertheless की प्लेसमेंट यहाँ पे ये मीनिंग दे रही है कि भैया उसने जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दिया, फिर भी उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, विच इज़ ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस एट ऑल. ऑप्शन सी बाहर. वट वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. ऑल्दो, ठीक है. आई होप आई एम नॉट मूविंग टू फास्ट, बट आई डू ऑल्सो डोंट वांट टू मूव टू स्लो. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, ओके, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. जो यहाँ पे ये बच्चा इसने गड़बड़ किया है थोड़ा, अकॉर्डिंग टू मी. He pledged to donate his body parts. He was himself the beneficiary of organ transplantation. Beneficiary is somebody who receives a help. ठीक है. Beneficiary is a person who receives some help from others. ठीक है. वो कहते हैं कि मैंने ऑर्गन डोनेशन का प्लेज लिया है, बिकॉज मैं खुद भी एक वो इंसान हूँ जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा मिली है, उसका मुझे लाभ मिला है. ठीक है. सो इफ वी लुक एट आवर कनेक्टर्स, सी ही सेड दो, आई मीन इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, इट्स नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन. मैं क्यों हेल्प करूँगी, मैं क्यों अपने ऑर्गन्स, क्योंकि मुझे पता चल गया ना भैया कि भैया एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की वैल्यू क्या है. तो अगर मैं मरने के बाद अगर मेरे ऑर्गन्स किसी के काम आ सकते हैं, आई विल हेल्प दैट पर्सन. व्हाई? बिकॉज किसी और के ऑर्गन्स ने मुझे हेल्प किया है. सो दो यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा. बेनिफिशियरी, रिमेंबर दिस थिंग, बेनिफिशियरी इज नॉट समबडी हु नीड्स हेल्प. बेनिफिशियरी इज समबडी हु रिसीव्स हेल्प, जिसको मिल गया है हेल्प. इट्स नॉट समबडी जिसको हेल्प की ज़रूरत है, जिसको हेल्प मिल गया है, दैट इज द पर्सन जो बेनिफिशियरी है. ठीक है. नेक्स्ट कनेक्टर इज बिकॉज, विच इज माई आंसर, बट स्टिल लेट्स डिस्कस द अदर ऑप्शंस. फिर वो कहता है ही प्लेज टू डोनेट इफ. अच्छा, इफ क्या मतलब, आई मीन मेरे ऑर्गन्स खराब होंगे मैं तभी डोनेट करूँगी, दैट डजंट मेकिंग एनी सेंस, इट इजंट मेकिंग एनी सेंस. ठीक है. एंड देन बट का भी कोई सेंस यहाँ पर नहीं है. ऑप्शन डी बाहर. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि मेरे को भी ये सुख मिला है भैया किसी के ऑर्गन से और मुझे उसकी वैल्यू पता चल गई, इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं ऑर्गन्स डोनेट करूँगी. ठीक है. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 10. ओके, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ही वाज एडमेंट टू अंडरटेक द जर्नी टू द हिल्स. ही हैड प्रॉमिस्ड टू विजिट हिज स्कूल. वो भैया अड़ गया कि भैया मैं तो हिल्स की जर्नी करूँगा क्योंकि आई ऑलरेडी गेव द आंसर. उसने जो है स्कूल विजिट करने का प्रॉमिस किया था. नाउ इफ यू लुक एट द कनेक्टर्स, फॉर, मैंने आपको अभी बताया फॉर जो है बिकॉज का होने का यानी कि रीज़न देने का काम कर जाता है. देन वी हैव इवन. ही, इवन का तो इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस. नो, उसने प्रॉमिस किया है तभी वो जर्नी के लिए रेडी हुआ है, राइट? इवन का इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस हियर. Then the another connector we have is if, which is again is not making any sense. Option B and option C बाहर. Last क्या है? Forever he had. Forever की तो कोई बात ही नहीं है. Option A is the right answer. ठीक है. तो ये थे आपके connecting words जो इस बार एक नए पैटर्न, ये जो है नया पैटर्न आया है. Now question number 11, it says sentence improvement. First question. Now आपको ना एक चीज़ याद रखनी है. Question number 11. कंटिन्यूअली और हैपनिंग कभी एक साथ नहीं आ सकते. ठीक है. कोई चीज़ हो गई है वहाँ पे आप हैपन लिख लो, बट कोई चीज़ प्रेजेंट में हुए जा रही है कंटिन्यूअली एंड हैपनिंग, रिमेंबर दिस थिंग, कभी एक साथ नहीं आते. हेंस इट डज नीड एन इम्प्रूवमेंट. जो भी नो इम्प्रूवमेंट के साथ गया थोड़ा सा जहर का नहीं मत खाओ जहर, जस्ट आई मीन कंटिन्यूअली एंड हैपनिंग एक साथ नहीं आएंगे. द करेक्ट आंसर शुड बी अकरिंग. ठीक है. अगर आपको कंटिन्यूअली वर्ड रखना है सेंटेंस के अंदर तो आपको अकरिंग रखना पड़ेगा. हैड इट बीन द स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन तो आप ये भी कर सकते थे, आप कंटिन्यूअली हटा के हैपनिंग रख सकते थे एंड अगेन हैपनिंग हटा के अकरिंग कर सकते हो, बिकॉज कंटिन्यूअली और हैपनिंग एक साथ नहीं आते हैं. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 12. सर्कमनैविगेटेड का मतलब होता है टू लुक अराउंड, टू लाइक रोम अराउंड, टू रोम अराउंड. Circumnavigated is a transitive verb, not word. I'm fumbling a lot because nervousness of exam throughout the day, and finally I have the exam paper and I'm solving it with you all, so please excuse my over excitement. ठीक है. यहाँ पे देखिए circumnavigated is a transitive verb.
व्हाट डज दिस मीन? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है भैया इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है मैम? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है आपको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन नहीं लगाना। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है? यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं है। द डल लेक मैंने बोला है लेकिन आपने इसके साथ अराउंड लगा दिया, आपने इसके साथ अराउंड लगा दिया, आपने इसके साथ प्रेपोजिशन लगा दिया। जस्ट बोला ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, यानी कि सीधा सीधा ऑब्जेक्ट मुंह उठा के आ जाएगा, किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नो इम्प्रूवमेंट करके आ गया है दूसरा बच्चा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर्कमनेविगेटेड द डल लेक, देखिए सर्कमनेविगेटेड का मीनिंग ही क्या होता है? टू रोम अराउंड, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके प्लीज गाइज जो भी मैसेज करे प्लीज एक्सक्यूज मी, लेट मी जस्ट गेट डन विद दिस वीडियो बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, मेरे लैपटॉप ने धोखा दे दिया लास्ट मोमेंट पे, इसलिए लेट हो गया है वीडियो बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है। एम्फेसिस जब नाउन होता है वो अपने साथ ऑन लेता है, एम्फेसिस जब नाउन होता है वो अपने साथ ऑन लेता है, लेकिन जब एम्फेसिस वर्ब होता है, एम्फेसिस जब वर्ब होता है इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब भी बताया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। इनके बाद क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया? जी मैम बिल्कुल आया। नो इम्प्रूवमेंट का केस है, नो इम्प्रूवमेंट का केस है, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं सेंटर्ड अराउंड देयर ओन प्रपोजल। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, सेंटर्ड अराउंड बोल लो, सेंटर्ड ऑन बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। सेंटर्ड अराउंड बोल लो, सेंटर्ड ऑन बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैम क्या ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर? नो। आपको बोले सेंटेंस इंप्रूवमेंट, गलती है तो भैया ठीक करो, नहीं है तो छोड़ दो। मैंने कहा सेंटर्ड अराउंड का भी वही मतलब है जो सेंटर्ड ऑन का मतलब है, तो भैया वो ठीक तो है सेंटेंस। हाँ आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप उसको ऐसे भी, बट दैट डजंट मेक दिस सेंटेंस इनकरेक्ट। सो नो इम्प्रूवमेंट का ये केस है, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ही क्लेम दैट ही वाज मेयरली एन अनइंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट इन द नेगोशिएशन। यू हैव नो इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग नेगोशिएशन में, आपको नेगोशिएशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो बेसिकली व्हेन यू वांट टू से दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हो वो डिसइंटरेस्टेड यूज़ करते हैं, अनइंटरेस्टेड यूज़ नहीं करते हो। डिसइंटरेस्टेड इज द राइट वर्ड, ठीक है। आई होप थिंग्स आर प्रीटी क्लियर टू यू ऑल। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू ऑल. I think I'm trying. Question number 16. I feel like I'm just giving you all answers, but if you guys need, I'll try my best. I'll give you explanations. I have given the explanations. बाकी questions का भी, but it's just that maybe I'm moving too fast. चलिए question number 16 पे आ जाओ। कह रहे active को passive voice में convert करने। Respect your elders, ठीक है। अब ये क्या होता है भैया? passive voice आपके subject पर action होता है, आपका सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, आपके सब्जेक्ट पर एक्शन होता है, ठीक है। तो यू शुड, तो यहाँ पे तो यू खुद एक्शन कर रहा है ना भैया, ऑप्शन है बाहर। एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड, हमने कहा एल्डर्स को रिस्पेक्ट करो, हमने ये नहीं कहा कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट की जाती है, ऑप्शन बी बाहर। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, भैया क्या मतलब डिफरेंस है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है, ऑप्शन सी बाहर। एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, एल्डर्स की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शट द डोर। यू आर गिविंग द कमांड कि दरवाज़ा बंद करो। जब आप कमांड देते हो इस तरह से तो यू यूज द वर्ड वर्ब लेट द डोर बी शट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। द डोर बी शट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, द डोर इज टू बी शट इज ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस। अगर आप एलिमिनेशन भी करते हो आपको आंसर आराम से मिल जाता है। आगे बढ़ें, कुछ दूर चलें। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा 18 क्वेश्चन कहता है सुजाता वॉज एडवाइज्ड बाय हर मदर टू कैरी एन अम्ब्रेला व्हाइल स्टेपिंग आउट इनटू द रेन। सुजाता को उसकी मदर द्वारा एडवाइज किया गया। पैसिव टू एक्टिव, ठीक है, पैसिव टू एक्टिव है। ओ आई वाज अबाउट टू से नो चेंज बिकॉज आई वाज लाइक एक्टिव टू पैसिव, आई जस्ट सॉ द क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पैसिव से एक्टिव के अंदर इसको चेंज करना है, ठीक है। आपको पैसिव से एक्टिव के अंदर चेंज करना है। कहता है अच्छा यहाँ पे देखना सुजाता एडवाइस, सुजाता ने तो एडवाइस नहीं किया था, ऑप्शन बी बाहर। और सिंस आपको पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है, नो चेंज भी हो गया बाहर। कहते हैं सुजाता वॉज एडवाइज्ड बाय हर मदर टू कैरी एन अम्ब्रेला, ठीक है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर ए एंड वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर सी।
Her mother advised Sujata to carry an umbrella while stepping out into the rain. Now see here, her mother, किसकी मदर भैया, हमने कहा था सुजाता की मदर, नो, हर यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है किसकी मदर. If we look at question number C, it says the mother advised Sujata to carry an umbrella while stepping out into the rain. Option C is the right answer. ठीक है. Moving ahead to question number 19. Again it says passive to active को change करना है. ठीक है. Passive to active को passive to active करना है. ठीक है. It says he was said to be a good cricketer. ठीक है. He was said to be a good cricketer. सिंपल बात मुझे समझ आ गई है भैया, क्या कि ये सिंपल पास्ट टेंस का केस है. ठीक है. ये सिंपल पास्ट टेंस का केस है. He is a good cricketer. ठीक है. They said he is a good cricketer. They said he was a good cricketer. Option B is the right answer. ठीक है. Option B is the right answer. They said he was a good cricketer. ठीक है. Moving ahead, question number 20. Okay, question number 20 says his hair is being cut by a professional. Again passive to active है. ठीक है. His hair is being cut by a professional. ठीक है. is being cut याद करो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये केस है, is being cut. तो a professional is cutting his hair. Option B is the right answer. Option B is the right answer. चलो. Okay, what is this? Okay, let's just do this thing first. vocab लास्ट में करें, इक्विवोकल, आई मीन ये तो हो जाएंगे वैसे, पांच ही चलो, लेट्स डू इट, 5 ही हैं, लेट्स डू इट. ओके, इक्विवोकल. अच्छा ठीक है. कह रहे द लीडर्स व्यूज वर इक्विवोकल ऑन द contentious issue. Obscure, ambiguous, vague, aren't these all synonyms? तो अगर ऑब्सक्योर आंसर होगा तो ऑप्शन बी भी आंसर होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी भी आंसर होगा. एलिमिनेशन कर लो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. एलिमिनेशन कर लिया जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग अहेड कह रहे हैं द अथॉरिटीज इंटरैक्टेड विद अ ग्रुप ऑफ म्यूटिनस स्टूडेंट्स. पीपल हु आर वायलेंट, पीपल हु डिसओबे, पीपल हु आर वेरी अग्रेसिव. ठीक है. सेडेशियस, ठीक है, contumacious, unruly, they are all out. Obedient is the right answer. Mutinous people are aggressive, they don't obey the things you say to them, they are insincere in general. ठीक है. Next up we have his behavior was quite belligerent. His behavior was quite belligerent, aggressive behavior. Yet again, belligerent means aggressive, somebody who is really aggressive, somebody who is short tempered. तो amiable, friendly, synonym, opposite थे ना, antonyms कर रहे हैं, sorry, antonyms हैं. ठीक है. amiable, option D is the right answer. ठीक है. next up we have चलो 20, question number 24. he was effusive in his praise. effusive means somebody who respects a lot. ठीक है. somebody who is who respects the other person a lot, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहा है, जो बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है. ऑपोजिट क्या हो जाएगा? somebody who is vicious, somebody who is cunning. तो reticent is the right answer. reticent is the right answer. ठीक है. next question, let me just hold up, give me a minute. I have to pose, I think यहाँ पे pose का option है. I will have to continue with it, no other option left. Anyway, question number 25. Iniquitous in his conduct. He is often accused of being iniquitous in his conduct. Option C, virtuous is the right answer. Guys, whoever is texting me, please guys, hold up. We will discuss everything. आप लोगों तक पहुंच जाएगी आंसर की. नेक्स्ट अप इज फिल इन द ब्लैंक्स. आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट बिकॉज द वीडियो इज ऑलरेडी क्वाइट लेट. मैंने प्लान किया था 4 बजे तक आ जाएगी, बट आई एम सॉरी फॉर दैट. क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं वर्किंग इन डिम लाइट डैश आई इशूज. अच्छा, eradicate and eliminates, obviously not making any sense, right? Eradicates and eliminates is not making any sense. If you look at question number A, option number A, जो कि actually इस बच्चे ने आंसर किया, contribute,
कंट्रीब्यूट टू नहीं होता क्या? कंट्रीब्यूट टू नहीं होता, फिक्स्ड प्रेप, वी डोंट हैव प्रेपोजिशन टू हियर, राइट? बाहर व्हाट इज लेफ्ट? प्रेसिपिटेट। मैम प्रेसिपिटेट तो आइस से रिलेटेड पढ़ा है हमने। अरे प्रेसिपिटेट का एक और मीनिंग होता है विच इज कि कोई चीज का कॉज, ठीक है, कॉज्ड बाय, ठीक है, कॉज, कोई चीज कॉज करना, ठीक है, कॉज, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट्स आई इशू, ठीक है, वर्किंग इन डिम लाइट प्रेसिपिटेट्स आई इशू। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। Moving on to question number 27. कह रहे हैं he owns several sports cars and has an dash lifestyle. Sorry ये आवाज़ कम हुई होगी बीच में, I guess माइक के साथ इशू हो रहा है। Anyway यहाँ पे देखिए ऑकल्ट, यार स्पिरिचुअल एनर्जी, सुपरनैचुरल चीज़ों की पढ़ाई को बोला जाता है ऑकल्ट। ऑब्सक्योर आप लोगों को पता है। ऑप्यूलेंट, यू गाइज, एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, ऑप्यूलेंट, ठीक है, लग्जरियस लाइफस्टाइल, ऑप्यूलेंट, ठीक है। तो उसके पास स्पोर्ट्स कार है, तो कौन सा लाइफस्टाइल हुआ? ऑप्यूलेंट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, इजी पीजी नींबू स्क्वीज। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं दोज मेडिसिन्स डैश आर यूज्ड टू ट्रीट किडनी इन्फेक्शंस। व्हाट तो आएगा नहीं, व्हेन की तो बात नहीं हो रही, हम कह रहे हैं ऐसी मेडिसिन्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है किडनी इन्फेक्शन के लिए। हु, कोई इंसान थोड़ी है। मेडिसिन्स क्या आएगा? विच, ठीक है, विच आर यूज्ड टू ट्रीट किडनी इन्फेक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं डैश इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अच्छा, इस एक्सेस का मतलब होता है, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की परमिशन काइंड ऑफ, ठीक है। देन एक्सेस ऑफ शुगर होता, समझ आता है। यहाँ पे क्या लिखा है जी? इनटेक। मुझे ये कहना है कि शुगर का बहुत ज़्यादा इनटेक, तो मैं क्या बोलूँगी? एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दीज इशूज। आई होप वीडियो में नहीं आ रहे होंगे, बट मेरी साइड से आ रहे हैं। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 30, शी सफर्ड डैश पेन बिकॉज ऑफ द लेग इंजरी। नाउ लेट्स सी, कंज्यूमिंग पेन तो ऑफकोर्स नहीं होगा, प्रोट्रैक्टिंग नहीं होगा, hurting pain, I mean it's already there, you are in pain. Excruciating, what does excruciating means? Excruciating pain, I mean excruciating pain, basically बहुत ज़्यादा तकलीफ है, excruciating pain, ठीक है, that's an expression as well, excruciating pain. चलो, I am so sorry for all the fumbling that is taking place right now. चलो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं द कंट्रीज पॉलिटिक्स देयर वर सर्टेन नाउन्स, भले एस पे एंड हो रहे हैं, इनके साथ सिंगुलर वो भी आता है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। इज द कंट्रीज पॉलिटिक्स इज कॉम्प्लेक्स विद मोर देन वट एवर, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। द जॉब एडवर्टीजमेंट स्टिपुलेट्स दैट द एप्लीकेंट डैश 3 years एक्सपीरियंस, ठीक है। स्टिपुलेट्स, भैया बोला जा रहा है कि जॉब एडवर्टीजमेंट में लिखा है कि भैया जो आपके जॉब एप्लीकेंट हैं उसको एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शैल हैव, हैड हैव, नन ऑफ द ऑप्शंस आर मेकिंग एनी सेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मस्ट हैव 3 years एक्सपीरियंस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। न्यूज़पेपर्स हैव reported heavy flooding in the coastal areas. The damage is expected to be extensive, ठीक है, the damage is extensive, expected to be extensive, ठीक है। yes, the damage is expecting नहीं होगा, the damage expected नहीं होगा, वो बंदा नहीं है, ठीक है। चलिए, has been expected नहीं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि the damage is still there, has been expected नहीं होगा, option C is not going to be the answer, option D is the right answer. Very good question, we did this in our practice sessions, ठीक है। द लोकल बैंक वॉज रॉब्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन। अब वो करके आ गए 4 of those, जबकि ये बच्चा मार खाएगा क्योंकि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो वी डिड दिस इन आवर प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। आप क्या बोलते हो? मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी, आप क्या बोलते हो? 4 of them, ठीक है। 4 of them, them क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। 4 of them were armed। ये जो ऑफ हुम वाला केस है, बोथ ऑफ हुम, 4 of whom, मोस्ट ऑफ हुम, इनके लिए पहले से ही एक सब्जेक्ट चाहिए रहता है। आप ना अपना सेंटेंस कभी भी हुम के साथ शुरू नहीं कर सकते, जैसे कि मोस्ट ऑफ हुम, बोथ ऑफ हुम। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो और 4 of those नहीं होता,
ऑफ के बाद आप लोगों के पास क्या चाहिए भैया, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। 4 ऑफ देम बोलते हो तो देम तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है ना। 4 ऑफ whom, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 4 ऑफ whom, वाई, बिकॉज देम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए whom आता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड वी से क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं द कंट्री डैश सेवरल इकोनॉमिक चेंजेस इन द पास्ट 2 डेकेड्स। पास्ट 2 डेकेड्स में कंट्री ने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, ठीक है। विल बी अंडरगोइंग हो गई भैया पास्ट में, हैव बीन अंडरगोइंग अभी तक नहीं चल रहे, पास्ट 2 डेकेड्स की बात कर रहे हैं। नाउ हैड अंडरगोन करके आया है ये पापी बच्चा, हैड अंडरगोन, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज फॉर पास्ट के अंदर जो पास्ट है, ठीक है। पास्ट में जो पास्ट होता है भैया, मैं घर पहुंची उससे पहले मेरा भाई पिज्जा खा चुका था, पास्ट क्या था, मैं घर पहुंची, उसके भी पहले क्या हुआ, मेरा भाई ने पिज्जा खा लिया, तो पास्ट इन पास्ट का केस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड अंडरगॉन नहीं आएगा भैया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अंडरवेंट। देयर इज नो डिपेंडेंसी, देयर इज नो अनदर पास्ट हियर, एक ही सेंटेंस है भैया। चलो आगे चलें, कुछ दूर बढ़े। अ वॉच पॉट नेवर बॉइल्स, आई मीन इफ यू वांटेड टू यू कुड हैव थॉट इट इन अ वे कि जब भी मम्मी दूध को देखने बोलती हैं वो ऊपर नहीं आते, नजर हटी दुर्घटना घटी, दूध नीचे गिर गया। सो डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन, जब तक आप उसको देख रहे हो वो ऊपर नहीं आया, जब तक आप उसको वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, आई मीन आई एम जस्ट गिविंग यू अ लॉजिक कि अगर आपको नहीं आ रहा था तो आप इस लॉजिक से भी कर सकते थे, बट देन अगेन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्या है, लुक टू योर लॉरेल्स, ठीक है। लुक टू योर लॉरेल्स, एक्चुअली यहाँ पे इसका कंप्लीट मीनिंग गिवन नहीं है, बट इफ़ यू न्यू कि लॉरेल्स का मीनिंग क्या होता है, अपने दुश्मन से अपनी पोजीशन बचाना, लाइक वी विटनेस सेम थिंग्स इन हिस्ट्री एज वेल। राजा अपना तख्त बचाने के लिए दूसरे राजा को मरवा देता था या किसी के साथ हाथ मिला लेता था, ठीक है। सो यहाँ पर पूरा मीनिंग तो नहीं लिखा है, बट यस आई गेस अंडरस्टूड है कि भैया अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करना, ठीक है, अपने दुश्मन से अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करना। लाइक दिस हैपेंड इन पॉलिटिक्स एज वेल दिस ईयर, आई मीन एवरी ईयर इट हैपेंस। प्ले डेविल्स एडवोकेट, ठीक है, प्ले डेविल्स एडवोकेट, आई मीन लॉजिकली भी जाना चाहो, यू नो डेविल इज बैड बट यू आर स्टिल टेकिंग हिज साइड बिकॉज आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा उससे, ठीक है। यू नो ही इज बैड बट यू आर टेकिंग हिज साइड, आई मीन आई एम जस्ट गिविंग यू अ लॉजिक एंड दिस इज हाउ वी इंग्लिश स्टूडेंट्स, जो हम लोग मेजर करते हैं, जो हम लोग PhD करते हैं इंग्लिश के बच्चे, हम लोग इस तरह से लॉजिक लगा के चलते हैं in certain things. So let's see, to pretend to be against an idea in order to discuss it more carefully, ठीक है। आप against हो devil के, you know the devil is bad but you still are like कि चलो ठीक है, let me just take his side, ठीक है। तो to pretend to be against an idea, अगर आप बातें बढ़ाना चाह रहे हो, बात के ऊपर चर्चा बढ़ाना चाह रहे हो, you will present a point कि नहीं भैया I don't agree with you, even if you do, but then you will be like I don't agree with you, I think so and so things and whatever, ठीक है। ऑप्शन डी is the right answer. To be in the same boat, yet again same, I mean complete meaning नहीं दिया गया। same boat का मतलब होता है जैसे दूसरे लोग unpleasant situation में हैं, आप भी उसी unpleasant situation में हो। unpleasant situation is the key, hence option B is the right answer. but to be in the same boat का meaning होता है जब बाकियों की तरह आप भी जो है एक unpleasant situation में हो, तो ठीक है। tilt at windmills, tilt at windmills, ठीक है। something that I can relate with, ठीक है। अपनी मनगढ़ंग enemies बना ली, अपनी मनगढ़ंग सर में problems बना ली, what if this happens, what if this person is my enemy, ठीक है। अपने मन में enemies बनाई जा रहे हैं, अपने मन में problems बनाई जा रहे हैं। tilt at windmills, option D is the right, option D है, I think I accidentally clicked option C, it's option D, ठीक है। Option D is the right answer. So these were your idioms. Moving ahead, आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर चलते हैं। I mean we'll discuss it later on. I want to discuss this first, ठीक है। और should we? Okay, चलो कहते हैं नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ड इज cantankerous, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज cantankerous. Cantankerous is somebody who is short tempered, somebody who is really aggressive, somebody who gets angry really quickly.
इल टेम्पर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, इल टेम्पर्ड इज द राइट आंसर। अच्छा मैं सेंटेंस को रीड करूँ नीचे वाला, पेरिनिशियस का मीनिंग नहीं पता मुझे, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। पेरिनिशियस का मीनिंग मुझे नहीं पता, कह रहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द पेरिनिशियस इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट। ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हम लोगों को, यूथ को, जो दिमागी संतुलन खराब हो रहा है, तो इंटरनेट का अच्छा यूज़ तो हो ही नहीं सकता ना भैया, इंटरनेट का हार्मफुल यूज़ ही होएगा, हमें इंटरनेट का हार्मफुल यूज़ ही होएगा। सो आई गेस अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वर्बोस, ठीक है, कहता है आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोस व्हाइल राइटिंग, ठीक है, नॉट टू बी वर्बोस, नॉट टू बी वर्बोस। वर्बोस बेसिकली मीन्स बहुत ज़्यादा वर्डी, बहुत ज़्यादा शब्दों में चीज़ें लिखना, इतनी चीज़ें मांगी नहीं है आपसे, ठीक है, बहुत लेंदी आंसर्स लिख देना। नाउ द करेक्ट आंसर शुड बी एग्जैजरेट, ठीक है, because none of the other options are going well with wordy, verbose, synonym. But then one thing which is making me doubt this answer is the part of speech. Exaggerate here is a verb, ठीक है, exaggerate here is a verb, but यहाँ पे भैया ये जो है noun है, adjective, sorry. So I'm a little confused कि, but then again if we ignore the part of speech, exaggerate is going absolutely right with it. exaggerate बिल्कुल ठीक जा रहा है कि आपने बढ़ा चढ़ा के चीज़ें लिख दी हैं, आपने बढ़ा चढ़ा के आंसर दिए, इतना बढ़ाने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। let's see what happens. See you guys, even I am a human, maybe एक आध चीज़ मेरी भी इधर उधर हो जाए, like I honestly didn't get enough time to read the question paper and बस जल्दी से आ गई क्वेश्चन पेपर करने। सो ऑल्सो आई एम स्लीपलेस राइट नाउ, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर गलतियाँ होती हैं यहाँ पे तो, एंड एक आध गलती तो होगी आई गेस, प्रॉबेबली पैराजम्बल्स में आई गेस हो जाती हैं, ह्यूमन नेचर, बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट आंसर्स हियर, एंड मैंने पूरा कोशिश किया है गलत चीज़ें आप लोगों को नहीं दी जाएं, बट रेजोनेंट वॉइस समथिंग विच इज़ वेरी डीप, जो कि आपको बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है, तो डीप, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सिनोनिम्स कर रहे हैं हम लोग, रेजोनेंट वॉइस, डीप इज़ द राइट आंसर। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 45, डॉल्टिश बिहेवियर। यार डॉल्टिश मतलब इडियोटिक, ठीक है, डॉल्टिश मतलब इडियोटिक, वाइज, क्लेवर, precocious, ये none of these options are going well with it. Doltish means idiotic. What should be the right answer? Why I am getting a hard time today talking so much. Imbecilic, ठीक है, imbecilic. I'm sorry, I'm just tired. Option B is the right answer, ठीक है। चलो एनार्किज्म, ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप लोगों को यहाँ पे आंसर करने की भैया व्हाट्स द क्लोजेस्ट मीनिंग, नियरेस्ट मीनिंग इन वर्ड्स का। एनार्की वेयर पीपल डोंट ओबे लॉ, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट को माना नहीं जाता है, जहाँ पे लॉ है ही नहीं भैया, लॉ है ही नहीं, ठीक है, एनार्की। तो फर्स्ट ऑप्शन से इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड और अथॉरिटी, लाइक इन बांग्लादेश, ठीक है, गवर्नमेंट की एब्सेंस होना या फिर अथॉरिटी, विच एक्सप्लेन्स एनार्की रियली वेल। देन chaos and disorder, भैया क्या हो रहा है बांग्लादेश में, chaos and disorder in the absence of government, both both 1 and 2 are the right options, यानी कि option C is the correct answer. Next word is pristine, something which is untouched. Pristine means something which is untouched, something which is raw, something which is in its original state. तो ऑप्शन 1 तो है। इन द डिफाइल्ड कंडीशन, जिसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया गया, जिसको बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर दिया गया, अभी बोला अनटच्ड, रॉ, ओरिजिनल, ओनली 1, तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एनॉर्मिटी, अच्छा एनॉर्मिटी एक तो मीनिंग इसका ये होता है समथिंग विच इज़ रियली सीरियस, तो ऑप्शन 1 तो जा रहा है, ठीक है, समथिंग विच इज़ रियली सीरियस। एंड क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 से अ ग्रॉस
crime on sin, sorry, abominable crime on sin, ठीक है, basically which means a disgusting, a crime which is really disgusting, which is really bad, which is really evil. So option 2 also explains enormity really well. तो कौन सा गया? ऑप्शन सी, both 1 and 2, ठीक है. Quotidian we say it in French, and I don't know English pronunciation because I am so used to its French pronunciation. Quotidian basically means something which you do every day or everyday task. तो टू कोट इनएक्यूरेटली इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. आपको फंसाने की कोशिश की है कि कोट और कोट, यहाँ पे भी कोट है यहाँ पे भी कोट है, तो मतलब बेसिकली उसका मीनिंग होगा समवन फॉन्ड ऑफ कोटिंग अदर्स. नो रे. कोटिडियन बेसिकली मीन्स जो आप कोटिडियन, माई कोटिडियन एक्टिविटीज़, माई डे टू डे एक्टिविटीज़, माई रेगुलर एक्टिविटीज़ जो मैं रोज़ करती हूँ. तो ये दोनों ही आंसर नहीं है, नीदर 1 nor 2 इज द राइट आंसर. Immolate. Okay, now let's discuss this question. Immolate, I guess we discussed this in our practice session as well. To kill somebody or self by burning. अच्छा, तो immolate का एक मीनिंग क्या होता है? एक मीनिंग होता है immolate का किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, उसको जला के, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना या उसको मार देना, उसको जला के. तो now option 1 is explaining it really well. Also immolate का दूसरा मीनिंग होता है sacrifice, sacrificial victim. भैया आई एम द विक्टिम ऑफ दैट सेक्रीफाइस, बलि चढ़ाना, ठीक है. तो सैक्रिफाइस, तो अब किसी की भी बलि चढ़ सकती है, आप किसी इंसान की बलि चढ़ा सकते हो, आप एनिमल की चढ़ा सकते हो, खुद की. मंडल कमीशन, यू गाइज नो, आई मीन नथिंग टू लाफ, सॉरी, आई मीन आई एम रियली सीरियस अबाउट इट, सॉरी. आई मीन एज आई सेड, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप का इशू हो रहा है, कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाए ये चीज़. मंडल कमीशन के टाइम पे somebody burned himself because he was like कि प्लीज़ गिव मी कोटा. तो अपने आप का सैक्रिफाइस किया फॉर हिज ट्राइब, ठीक है, कि हम लोगों को कोटा मिलना चाहिए. सो या ऑप्शन बोथ है ना, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोथ 1 and 2, ठीक है. चलिए मूविंग अहेड. मिनिमाइज. अच्छा, दिस वन इन पर्टिकुलर आई एम अ बिट स्केप्टिकल. इन्होंने बोला है नियरेस्ट मीनिंग बताने को, तो ऑप्शन 1 तो मिनिमाइज का बिल्कुल ठीक है, रिड्यूस समथिंग टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री, ठीक है. मिनिमाइज का मीनिंग तो बिल्कुल ठीक है ऑप्शन 1 में. ऑप्शन 2, आई मीन इट्स नॉट एक्सप्लेनिंग इट्स मीनिंग, इट्स काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग इट्स यूसेज. when we say we minimize something, we are minimizing our expenses, we are minimizing the degree of anything or of any activity. It kind of doesn't explain the meaning, but rather it explains the usage. So I am a bit skeptical, but अगर मैं इतना ज़्यादा overthink नहीं करूँ इस question को, तो both 1 and 2 is the right answer. But since it's UPSC, you tend to overthink your answers when you are answering UPSC के questions. So yeah, I hope मैंने अभी तक पीछे कुछ मिस नहीं किया है, कोई क्या बोलूँ वो क्वेश्चन का सेक्शन. आई थिंक आई डिड, आई डोंट रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ. डिफाई इज व्हेन, अच्छा ये हमने डिस्कस भी किया था यू गाइस प्रैक्टिस सेशंस में. डिफाई व्हेन यू वर्शिप समबडी एज गॉड, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा भगवान बनाते हो, जैसे यू पीपल मेक बॉलीवुड एक्टर्स अपने भगवान, रो देते हैं भैया बॉलीवुड एक्टर्स से मिलके, जैसे पता नहीं भगवान से मिल गए हो. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है. चलो, टू वर्शिप और ट्रीट समवन एज गॉड, 2 only, ठीक है, ऑप्शन 2 only. द फर्स्ट ऑप्शन says to treat someone in high office with utmost reverence, ठीक है, which is not going well with it. डिफाई बेसिकली मीन्स जब आप किसी को इतना ज़्यादा भगवान की दर्जा दे दो, इतना अच्छे से आप उसको ट्रीट करो. ओके, नेक्स्ट अप इज raconteur. That's how you pronounce it in French. It's difficult to be a multilingual person, ठीक है. raconteur is somebody जो anecdotes सुनाता है. what are anecdotes? anecdotes मतलब अपने हिस्से की कहानियाँ, कि मतलब मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, फलानी चीज़ ढिमकानी चीज़. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना कहानी सुना रही हूँ, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो इट्स अ बैड ओमन. तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, आई मीन आई डोंट बिलीव इन दिस ओमन, बट मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसे ऐसे हो जाता है. तो फिर अब मैं तुम लोगों को ये चीज़ बेटर एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टोरी लेके आ गई कि मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ था. तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, मैं अपनी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ. तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर. समबडी हु बिलीव्स इन ओनली
टेलिंग टॉल टेल्स विच इज नॉट गोइंग राइट वे। टॉल टेल्स मतलब मन गढ़ंत कहानियाँ, ठीक है, कि मेरे को भगवान ने दर्शन दिए या फिर मैंने उड़ता घोड़ा देखा, इट इज नॉट गोइंग वेल विद इट, ठीक है। राकॉन्टर इज समबडी जो कि एनेक्डोट्स सुनाता है, अपने हिस्से की कहानियां सुनाता है। ऑप्शन 2 तो नहीं है, तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1 ओनली, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इमैस्कुलेट, इमैस्कुलेट बेसिकली मीन्स किसी को वीक कर देना, ठीक है, इमैस्कुलेट बेसिकली मीन्स किसी को वीक कर देना, मेकिंग समवन स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता। इंक्रीज वंस मस्क्यूलेचर, इंक्रीज वंस मस्क्यूलेचर, भैया आप कम कर रहे हो किसी की कोई भी चीज़, आप वीक कर रहे हो, तो neither 1 nor 2. Next up we have perturbation. Now we have two meanings of this word. One is your mental anxiety, ठीक है, मानसिक संतुलन खराब होना, mental anxiety first thing. Also deviation को भी हम लोग perturbation बोलते हैं, तो option 2 is also going well with it. Deviation of a system or moving object caused by an outside influence. So both 1 and 2. Option C is the right answer. चलिए आ गए हैं बच्चे अब एग्ज़ाम दे के। आई गेस आई थॉट दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं आप लोग, एनीवे मेरा भाई करता था, सो ये क्या था, ओह सॉरी। ओके, अभी आपको बताने हैं दोनों में से किस ग्रामर पोर्शन का सही यूसेज किया गया है, सही यूसेज नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 56, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, गलत। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ये भी गलत। नीदर 1 nor 2. इजी पीजी नींबू स्क्वीजी। इमिनेंट, आई मीन टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे थोड़ा सा ये खटक रहा है, बट इट डज मेक सेंस। एमिनेंट बेसिकली मीन समथिंग विच इज रियली इंट्रिंसिक, कोई चीज़ इनहेरेंट हो, मतलब आपके अंदर कोई चीज़ क्वालिटी ऑलरेडी है। आप ये जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं एग्जाम से डरती नहीं, दिस इज अ क्वालिटी दैट आई हैवंट बिल्ड विद माई एक्सपीरियंस, बट दिस इज अ क्वालिटी विच आई ऑलरेडी हैड लाइक सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इनहेरेंट, यानी कि इंट्रिंसिक, ठीक है, जो ऑलरेडी होती है आपकी बॉडी में, आपने मतलब आपके पास ऑलरेडी होती है। सो इट सेज द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स इज इमिनेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट कंट्रीज। आई मीन इट इज़ ट्रू कि ह्यूमन राइट्स को लेके अभी भी हम लोग लड़ते हैं, लाइक विमेन आर स्टिल नॉट सेफ, ठीक है, इतनी आप लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, तो वेयर आर द राइट्स फॉर विमेन, ठीक है। एनीवे, तो आई फील लाइक कि इट डज मेक सेंस, बट एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा खटक रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स कैसे हो सकते हैं। आई मीन ठीक है, आई मीन आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग, बट द मीनिंग सही है, मीनिंग इज एब्सोल्युटली राइट। कहते दे इनवाइटेड एन इमिनेंट पर्सन एज द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट। एमिनेंट इज समबडी हु इज रियली फेमस, एमिनेंट एमिनेंट एमिनेंट, ठीक है। ये वाला इमिनेंट जो इन्होंने लिखा है, ये वाला इमिनेंट जो इन्होंने लिखा है, इसका मीनिंग होता है कुछ ऐसी चीज़ जो अभी होने वाली है, ठीक है, समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन। हम लोग कहना चाह रहे थे कि एक बहुत फेमस बंदा आएगा, तो यहाँ पे गलत यूसेज है, तो यानी कि ओनली 1, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लेट्स गो अहेड। कह रहे हैं among those who had applied for the job, I found 4 candidates to be outstanding. जितने लोगों ने भी जॉब अप्लाई किया था उनमें से 4 लोग मुझे पसंद आए, ठीक है। among का यूसेज बिल्कुल ठीक है। amidst the confusion caused by the melee by the perpetrators slipped away, ठीक है, the perpetrators slipped away अलग था, कॉमा था, ठीक है। so amidst, ठीक है, confusion के चलते, amidst एक ही, confusion के चलते both are used correctly, तो इसीलिए कहाँ गया, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। नाउ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 59, मैंने तुम लोगों को विल शैल का डाउट सेशन में भी एक जो है कॉन्सेप्ट कराया था। नाउ कह रहे दे विल सून बी अप्लाइंग फॉर द परमिशन, ये लोग जल्दी ही परमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे। नाउ इफ़ वी रिमेंबर, विल यूज़ होता था इस चीज़ के लिए कि गारंटी नहीं है, एंड शैल यूज़ होता था कि गारंटी है, बट दैट डजंट मेक विल रॉन्ग इन एनी वे। इसका मतलब ये नहीं है कि विल गलत हो जाता है। देन इट दे से कि दे शैल बी प्लीज्ड विद द अरेंजमेंट्स मेड बाय अस। शैल शोज ऑब्लिगेशन, शैल शोज गारंटी, शैल शोज कि ये होगा ही होगा। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि दे विल बी प्लीज्ड, बट देन अगेन दे के साथ शैल यूज हो सकता है। सो हेंस आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल इन दिस क्वेश्चन, I'd rather skip this question,
क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में शैल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था बट विल का किया है, विच डजंट मेक दैट सेंटेंस इनकरेक्ट, इट्स जस्ट दैट कि वो इंटेंसिटी कम हो गई है विल शैल की वजह से, कि परमिशन के लिए मैं अप्लाई करने वाली हूँ, मैं पक्का करूँगी, इट्स एन ऑब्लिगेशन, आई विल डू इट। शैल ऑब्लिगेशन दिखाता, विल थोड़ा सा वो उस काम को, मेरे काम के करने की गारंटी को थोड़ा सा कम कर देता, इंटेंसिटी कम कर देता। एंड देन आप ज़बरदस्ती कर रहे हो कि भैया वो एंगेज, हमारी अरेंजमेंट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लाइक कैसे पता तुमको, ठीक है। विल शैल का यूसेज, they can be used interchangeably, but here I am skeptical because of question number 2. I mean, you can't be 100% sure कि it's not an obligation to be pleased by somebody's arrangements. I mean, it's good to be honest, but ठीक है, so I'm skeptical here. मैं इस क्वेश्चन को कर रही हूँ skip. But अगर मुझे actually कोई आंसर देना होता, I would have went with both 1 and 2 because verb, ऐसा तो नहीं है कि verb का गलत इस्तेमाल किया गया है, verbs बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किए गए हैं, इट्स जस्ट दैट द कंटेक्स्ट वी आर नॉट गेटिंग, कंटेक्स्ट समझ नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से आई स्किप, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, कह रहे हैं यू हैव बीन फ्रिवलस वेयर एज आई हैव बीन सीरियस। फ्रिवलस मतलब जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई सीरियस ही नहीं है, लाइक यू नो जॉली एंड इडियट ऑल द टाइम। तो वेयर एज का तो यूसेज बिल्कुल ठीक किया गया है। द डिफ़िकल्टीज सीम्ड सरमाउंटेबल, डिफ़िकल्टीज बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, ऐसा लग रहा था ख़त्म ही नहीं होंगी। नेवरदलेस द करेज टू कैरी ऑन वॉज अनडॉन्टेड, फिर भी डिफ़िकल्टीज के बावजूद, फिर भी बिल्कुल ठीक है भैया। नेवरदलेस द करेज टू कैरी ऑन वॉज अनडॉन्टेड, जो हमारे अंदर जो करेज था वो हिला डुला नहीं, हमें पता था हमें काम करना है। बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी, अरे वो ऑप्शन बी पे क्यों चला गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, शैल वी डू इट राइट नाउ या बाद में किया जाए, चलो कर लो साथ साथ ही। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। अच्छा यहाँ पे देखो, पेयर बनाते हैं ज़रा, रेमीडियल रोल इन, अच्छा मैंने यहाँ पे कहाँ देखा था, हाँ, एजुकेशन विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट एंड अ रेमीडियल रोल इन, एस और क्यू का पेयर है, ठीक है, एस और क्यू का पेयर है, एस क्यू का पेयर एक तो क्वेश्चन नंबर सी में है, एक तो क्वेश्चन नंबर ए में है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन सी कहता है आर एस क्यू पी, आर किससे, बैलेंसिंग द सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री, एजुकेशन, कंट्री के बाद सीधा है एजुकेशन, इज नॉट मेकिंग एनी सेंस एट ऑल। ऑप्शन सी बाहर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, कुछ दूर चले, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 62, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, आई होप वीडियो की वजह से क्वेश्चन हाइड नहीं हो रहा हो, लेट मी जस्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 62, सवाल संख्या 62 पर आ जाते हैं। कहता है कि इन दिस एंडेवर, ठीक है, कौन सा एंडेवर, वी गॉट अननोन, ठीक है, जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रैटेजी, ठीक है, इज सेंटर टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वालिटीज एंड फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। अच्छा अब ज़रा लेट्स ट्राई टू पुट इट टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे देखें ज़रा, अगर यहाँ पे देखें इन दिस एंडेवर, तो ये तो आई गेस लास्ट में आना चाहिए इसको, फॉर नाउ लेट्स कीप इट इन द लास्ट, बिकॉज इन दिस एंडेवर, कौन से एंडेवर में, वी हैव नो आइडिया टिल येट, तो पी को कर देते हैं लास्ट में। अगर मैं इसको देखूं, एंड का कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं किसी के साथ, ठीक है, एंड का क्वेश्चन बनाने की पेयर बनाने की कोशिश करते हैं किसी के साथ, तो ज़रा यहाँ पे देखना कह रहा है इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वालिटीज़, ठीक है, सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रैटेजी। तो मैं यहाँ पे जो पेयर बना पाई हूँ, इट्स फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी इज सेंट्रल, SR, सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वालिटीज एंड जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रैटेजी इन दिस एंडेवर, ठीक है। तो SRQP, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 63, बैलेंस डाइट एंड डैश आर वाइटल आइटम्स ऑफ, ओके ये सेंटेंस एंड नहीं हो सकता, आर एसेंशियल, पोटेंशियल स्टार्टिंग भी नहीं है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अच्छा और ये मास कंजम्पशन के साथ जो है सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है आर है, तो लेट्स कंसीडर आर एंड क्यू को पेयर, आर क्यू का पेयर बना देते हैं। लेट्स रीड इट आउट। Fruit and vegetables are essential ingredients for a wholesome and balanced diet। कैसी डाइट? wholesome and balanced diet। तो ये आर क्यू और ये क्या था पी, तो आर क्यू पी एस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 64 कहता है रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, क्या चीज़ रिलेट करना है, एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, इंडियाज पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजंस। नाउ यहाँ पे हमने कहीं रिलेटिंग पढ़ा था, देखना इंडियाज पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजंस, कौन से डिसीजंस? रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये पेयर बन गया किसका? ये पेयर बन गया एस और पी का। ठीक है, एस और पी का, ग्रीन हाउस गैसेज एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट किसको दोगे भैया? डेवलपिंग कंट्रीज को, तो क्यू और आर का पेयर, तो एस पी क्यू आर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 65। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन expeditiously, all efforts are made to process the dash the, ठीक है, once all requisite documents are revised received from dash the beneficiaries। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हाँ तो क्या किया जाए यहाँ पे, once all requisite documents are received from the beneficiaries, आर और एस का जो है मेरा पेयर बन गया, आर और एस कहीं और है, आर और एस ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है, एंड ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। ठीक है, चलो आर और एस का हम लोगों ने पेयर बनाया है। बेनिफिशियरीज, ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस द डिस्पर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडिशियसली। ठीक है, तो क्यू और पी का भी पेयर बना है, क्यू और पी का भी पेयर बना है, सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हमने पेयर किसका बनाया था? आर और एस का, राइट? ओके, तो अगर मैं पी से डिस्बर्समेंट एक्सपीडिशियसली डिस्बर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडिशियसली, ऑप्शन सी किससे शुरू कर रहे हैं? पी से। once all requisite documents are received from the beneficiaries, all okay, process what? disbursement। ठीक है, तो क्यू आर का पेयर, क्यू पी, सॉरी क्यू पी, इट्स नॉट क्यू आर, इट्स क्यू पी, तो आर एस क्यू पी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी भी हो गया बाहर। ठीक है, आई हैव एक्चुअली सॉल्व्ड इट ऑलरेडी, बट स्टिल मैं सबके साथ भी सॉल्व करना चाह रही थी, इस वजह से। चलो यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 66। एक्चुअली इट्स अ लॉट टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए मैं लास्ट में करना चाह रही थी इसको। मूविंग ऑन, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचा है ग्रामर पोर्शन में। आई शुडंट हैव टच्ड दिस, पहले ग्रामर करवा लेना चाहिए था, एंड देन एनीवे देन इंटरप्रेटिंग इट, यानी कि कहीं ना कहीं तो कंपैरिजन हुआ है। लेट्स सी, कम्बाटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूज, अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटरप्रेटिंग इट, आर और पी का पेयर बना, जी बना। combating अच्छा, of course to elude humanity, because this is not the potential starting of the sentence। ये आपका सेंटेंस जो है एस से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। आरपी वाले पेयर कौन कौन से भैया? आरपी वाले एक तो ये है ऑप्शन ए, एंड नहीं है ना और कोई, तो फिर वही क्या आंसर? वो क्या करके आया है भाई? वो ऑप्शन बी क्यों करके आया है? पी आर क्या बन रहा है? देन इंटरप्रेटिंग इट, अंडरस्टैंडिंग नहीं। combating poverty continues because to elude humanity, because understanding poverty is more important than interpreting it। Why was this so difficult for this person to answer? चलो यहाँ पे देखते हैं, कहता है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 envisages, अच्छा ठीक है, and pedagogy in schools and colleges following the liberal approach, a restructuring of existing curriculum। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे देखना क्या envisage कर रही है, क्या envisage कर रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, a restructuring, तो ये मेरा P और S का बन जाता है पेयर। ठीक है,
तो पी एस का पेयर है क्या यहीं पे, काम करते हैं स्मार्ट वर्क, पी और एस का पेयर कहीं पे नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच द एजुकेशन पॉलिसी डा व्हाटएवर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन कहता है डैश द अमेज़न बेसिन डैश, व्हाई इट्स नॉट फिल इन द ब्लैंक्स, द अमेज़न बेसिन इन द नॉर्थ सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका's physiography is in the west and dominated by the Andes mountains। तो बेसिकली यहाँ पे अमेरिका की फिजियोग्राफी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली होल्ड अप, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला सेक्शन ऑफ कोर्स पहले लेंगे क्यों, ठीक है। अमेरिका's फिजियोग्राफी इज डोमिनेटेड बाय द एंडीज माउंटेन्स। तो अगर मैप पढ़ा होगा, एंडीज जो हैं साउथ अमेरिका के, सॉरी जो अमेरिका, हाँ अमेरिका के वेस्ट में है, नॉर्थ के लिए वेस्ट में है, ठीक है। तो क्यू इज डोमिनेटेड बाय QSR and what is left P, QSRP, option C is the right answer। and जो Amazon basin है it's in central north। okay, question number 69 कह रहा है encompassing a great many के साथ plural noun आता है, but चलो let's still read it। has been eclectic, of course potential starting नहीं है, historically and culturally Indian society, okay, differences and contradictions, ठीक है। सोसाइटी भैया मेरा प्रिंसिपल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ क्या था ये, आर और क्यू का पेयर है, एंड देन ग्रेट मेनी डिफरेंसेस, क्या कहा था, ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो पी और एस का जो है मेरा वो है पेयर, तो RQPS ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जीज आई एम सो टायर्ड, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट tired। question number 70 कह रहे systems of India and is considered, the system is, ठीक है, to be a form of age old experiential wisdom, one of the ancient comprehensive medical। तो one of the के बाद मुझे plural noun चाहिए, क्या यहाँ पे कहीं पे भी plural noun है, जी नहीं है, सिर्फ इसके पास है, तो S और P का पेयर बन गया, ठीक है, S और P का पेयर बन गया, क्या यहाँ पे कहीं और S और P का पेयर है एक्सेप्ट ऑप्शन बी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। as simple as that, इतना भी वो नहीं है कि पेयर्स ही ढूंढने हैं बस। now we'll do parajumbles in the end, क्योंकि हम लोग I want to cover grammar portion first। they take a lot of time and my mind needs a break। okay, come here। चलो, आपको उस दिन बोला था क्लास के अंदर वाइल कब यूज करते हो, जब दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं। आई सॉ नंदिनी डैश शी वॉज वेटिंग फॉर द बस, मैंने नंदिनी को कब देखा, जब वो बस का वेट कर रही थी, दो एक्शन एक साथ हो रहे थे, नंदिनी बस का वेट कर रही थी, आप उसको देख रहे थे, तो वाइल इज द राइट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट, दिस सॉस हैज टू बी यूज्ड डैश 23 सितंबर, तब तक मतलब जब डेडलाइन, जब आप फ्यूचर की डेडलाइन की बात करते हो ना, तो यूज्ड बाय 23 सितंबर, ठीक है, ऑप्शन ए बाय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट डैश 10:30 PM, तब तक काम करूंगी, कब तक, until 10:30 PM। until is your preposition as well, I told you, ठीक है, until 10:30 PM। मूविंग अहेड कह रहे हैं आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क, एनर्जी इज अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू और मेनी बाहर, एनी यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेज में, लिटिल, आई हैव लिटिल एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, आई हैड डैश ट्रबल फाइंडिंग द हाउस, फ्यू हो सकता था लेकिन फ्यू यूज होता है काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ, ठीक है, एनी यूज होता है नेगेटिव के साथ, ऑल ट्रबल्स नहीं लिखा है, प्लूरल नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। I had some trouble finding the house। Moving ahead, okay, dash of the officers are very well trained, much uncountable का केस है, not of these का सेंस नहीं है भैया, one of those, तो यहाँ पे आपने प्लूरल वर्ब यूज किया, याद है, most of के साथ, half of के साथ, अगर प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। These were the things we have already discussed in our practice session। प्रैक्टिस सेशन में एब्सेंट है इसलिए क्वेश्चन पेपर मुश्किल लगा, तो आई मीन यू चोज टू स्किप द प्रैक्टिस सेशंस। आई डोंट लाइक गोइंग टू डैश डेंटिस्ट, आई डोंट लाइक
गोइंग टू द डेंटिस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दीज हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। एंड डेंटिस्ट इज ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी सेंस, नो आर्टिकल का भी ये केस नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 88। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 88, कह रहे द प्लेस द अफ्रीकन एलिफेंट। जब आप किसी चीज़ को लिस्ट में डालते हो, उस बच्चे ने कितने महान तरीके से उस पर क्रॉस लगाया। जब आप किसी चीज़ को लिस्ट में डालते हो, दैट थिंग इज ऑन द लिस्ट, नॉट इन द लिस्ट, on the list. Option D is the right answer, not option A. On the list, on your endangered list. List के लिए we use preposition on. Dash travel industry particular बात कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री? ट्रैवल इंडस्ट्री। स्पेसिफिकेशन है the travel industry is changing rapidly. No brainer. These questions were no brainer. She is dash MP from Rajasthan. Say MP, MP, MP. अ साउंड आ रही है, वाउल साउंड आ रही है, एन MP, ठीक है। एन MP फ्रॉम राजस्थान। ओ यार वो ए पे क्यों दिख रहा है? इट्स एन। अब इरेजर नहीं चलेगा मेरा, ठीक है। एन MP अ साउंड आ रही है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड। स्पॉटिंग द एरर। एवरीथिंग व्हाट हैपेंड, अरे भैया एवरीथिंग दैट हैपेंड, एवरीथिंग दैट हैपेंड। ऑप्शन बी इज एरेनियस। सम पीपल कुड राइट वेल व्हाइल अदर्स डिडंट। हम लोग ये नहीं कह रहे कुछ ने अच्छा लिखा कुछ ने अच्छा नहीं लिखा कि आपने यहाँ पे डिडंट लगा दिया। हमने कहा कुछ लोग अच्छा लिख पा रहे थे, कुछ लोग अच्छा नहीं लिख पा रहे थे। कॉन्ट्राडिक्शन दिखाओगे तो भैया वर्ब तो सेम रखोगे ना, कुडंट, कुडंट। ऑप्शन सी इज एरेनियस। पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स। सो ट्रू, सो ट्रू। आई मीन यूपीएससी स्पिटिंग फैक्ट्स, ठीक है। पुलिस आर वर्किंग हार्ड, वी नो पुलिस जो है जैसे पीपल आर, पुलिस आर, प्लूरल वर्ब आता है इनके साथ। पुलिस आर वर्किंग हार्ड, पुलिस तब तक अच्छे से काम कर रही होती है जब तक इनको कल्परेट नहीं पकड़ना होता। सो ट्रू, नो एरर। और वो नो एरर का ही क्वेश्चन है इन जनरल, इन जनरल भी नो एरर का ही क्वेश्चन है। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्परेट्स, ठीक है। बट देन अगेन आई डू हैव एन इशू हियर कि नहीं, इट्स नॉट नो एरर, सॉरी। But we see, I am a little skeptical here because of are able to. Technically if we see no error का ही question है because of are able to, ठीक है। पुलिस तब तक ही अच्छे से काम कर रही है हम लोगों के लिए जब तक कल्प्रिट्स को अच्छे से नहीं पकड़ा गया। But then again something which is bothering me is police work hard until they are able to arrest the culprits, which again is not making any sense to me. Option D, no improvement, ठीक है। no error का ही question है, no error ही है, no error ही है। It's just that we sometimes overthink a lot and we think that the sentence is absolutely wrong, but it is not. दो recommend बच्चे थे AFSB से रिटर्न देने आए थे, sorry। Question number 94 कहता है since he was going to live in South Korea for some time, he thought he should learn something about their culture. Their culture या its culture? वो बच्चा नो एरर करके आया था, आई गेस वो ऑप्शन ए पे क्लिक करके आया। ही वॉज गोइंग, वो साउथ कोरिया जा रहा था। सिंस यहाँ पे रीजन देने आया है, वो टाइमलाइन के लिए नहीं आया है भैया। सिंस यहाँ पे रीजन देने आया क्योंकि वो साउथ कोरिया जा रहा था, उसने सोचा कि मुझे उनके कल्चर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें लर्न कर लेनी चाहिए। इट्स कल्चर, साउथ कोरिया इज अ कंट्री। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री। द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस is largely due to the new director and his team. I am owning जी, जिसने डाउट सेशन लिया था लास्ट में, मैंने लिस्ट ऑफ वर्ब्स दिया था जिनके साथ ing फॉर्म नहीं आता है। own is one of them. I own होगा, I own होगा, ना कि I am owning. owning I mean जो verbs of belongings होते हैं, I have, I own, I possess, इनके साथ कभी भी ing फॉर्म नहीं आती है। Next up we have a boy was injured in the accident and was taken onto the hospital. We can clearly see the error here. Onto नहीं आएगा भैया, into the hospital, into hospital. Next up we have Mr. Malhotra is a historian whose books, this whose means who is, this whose means who is or who has, ठीक है। who is or who has, of course whose आएगा, whose, possession का केस। I hated when I break in hives.
वो पता नहीं क्यों ऑप्शन बी कराया है, मुझे नहीं पसंद जब मुझे हाइव्स हो जाता है। हाइव्स इज एन एलर्जी का, हाइव्स एलर्जी है बेसिकली, स्किन एलर्जी। तो ब्रेक आउट, तो जब वो रैशेस निकलते हैं हाइव्स के, जब वो रैशेस निकलते हैं हाइव्स के, जब भी आपको एक्नी होता है फेस पे, ये जब भी पिंपल आता है, व्हाट यू से माय फेस इज ब्रेकिंग आउट, आई एम ब्रेकिंग आउट। ब्रेकिंग आउट मतलब कोई एक चीज़ एकदम से आ रही है, एक्नी, तो हाइव्स एकदम से एलर्जी। आई हेटेड व्हेन आई ब्रेक आउट इन हाइव्स, ब्रेक आउट इन हाइव्स, हाइव्स तो है मुझे, लेकिन जब वो हाइव्स के, सी हाइव्स एक ऐसी एलर्जी है जिसके जो रैशेज होते हैं वो परमानेंट नहीं रहते, दे गो विद टाइम, बट हाइव्स रिमेन परमानेंट, ठीक है। हाइव्स जो है वो परमानेंट रहता है, आपको बीमारी परमानेंट है बट उसके रैशेज आते जाते रहेंगे। आपके ट्रीटमेंट के ऊपर है, आपने कितना दवाई लिया, कितना अच्छे से लगाया, फॉलो किया, बट बीमारी आपको रहेगी। तो as soon as you discontinue using the medicines, the rashes will be back, rashes or I don't know क्या होता है उसमें, but yes, break out in hives, in hives क्यों, बीमारी में break out, वो निकल के आ रहे हैं rashes, ठीक है। so option C is the right answer. then विवेक, sorry, either विकास और his friends, अरे भैया nearest subject is नहीं आएगा, are going to cook dinner, option C is the right answer. तो ये थे आपके spotting there. चलो ओके, सो वी डिड दिस, वी ऑलरेडी डिड दिस ऑल्सो। यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, दे वुड हैव मेड दिस, दे कुड हैव मेड दिस क्वेश्चन अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू ऑल बाय एडिंग कंजंक्शन, बट यूपीएससी ने दया दृष्टि आप लोगों को दिखा दी, किसमें, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास नहीं, वर्ल्ड क्लास में। कंसिक्वेंटली इज एन एडवर्ब, नो ब्रेनर, साफ साफ दिख रहा है, कंसिक्वेंटली LY, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 102। सी, एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं, बहुत जगह से तुम लोगों को आंसर मिलेगा कि ओनली यहाँ पर एडजेक्टिव है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ओनली सिर्फ तभी एडजेक्टिव बन सकता है अगर उसके साथ द होता है, ठीक है। ओनली सिर्फ तभी एडजेक्टिव बन सकता है जब उसके साथ द होता है, ठीक है। जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द ओनली डॉक्टर इन आवर विलेज, शी इज़ द ओनली टीचर, शी इज़ द ओनली टीचर इन आवर विलेज। द के साथ जब ओनली आता है वो तभी एडजेक्टिव बनता है। सिंस वी डोंट हैव a right option here, we'll have to go with adjective because noun से पहले है and we don't have an adverb here. Moving on to question number 103। जब मैं verbs करा रही थी मैंने एक चीज़ बोली थी, infinitive as a subject भी आ जाते हैं, infinitive as a subject भी आ जाते हैं। तो to swim every day is good for health, infinitive का दूसरा रूल, दूसरा यूसेज, पर्पस बनाने के अलावा और क्या है, एज अ सब्जेक्ट आ जाना। बैरिंग फ्रॉम, याद है बैरिंग फ्रॉम, एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन में करा रही थी, तो मैंने कहा था बैरिंग फ्रॉम का मीनिंग होता है एक्सेप्ट दैट, और बैरिंग का मीनिंग क्या था, बैरिंग का मीनिंग क्या था, एक्सेप्ट दैट। बैरिंग भी प्रेपोजिशन था तो एक्सेप्ट दैट भी क्या हुआ भैया, प्रेपोजिशन। अब ये नोटिफिकेशन जब तक जाएगी नहीं मेरे पास पेन का ऑप्शन आएगा नहीं, होल्ड अप, हाँ आ गया, ठीक है। चलो, बैरिंग फ्रॉम हमने डिस्कस किया था, उसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट दैट preposition, ठीक है। नेक्स्ट अप इज thereafter, adverb, no brainer, adverb है। मूविंग अहेड, कहता है he is one of the tallest boys in his class। UPSC literally is going crazy। क्वेश्चन नंबर 106, his class, class is a noun, it should be an adjective। Where's the option UPSC, where's the right option? Option A is the right answer in this case, but otherwise it should have been possessive adjective, ठीक है। Moving on to question number 107, the mighty river, river से पहले of course it's an adjective, no brainer। Question number 108, himself, himself ये reflexive pronouns, इनका तो कोई और part of speech है ही नहीं pronoun के अलावा, option B is the right answer। Question number 109, always डिस्कस किया था, always, rarely, ठीक है। ये सब क्या होते हैं भैया, ये सब एडवर्ब होते हैं, एंड इनफैक्ट इन्होंने ऑप्शंस भी कंफ्यूज करने वाले दिए ही नहीं, दे लिटरली गेव यू 10 क्वेश्चंस कि भैया लो 10 मार्क्स फ्री, 10 क्वेश्चंस फ्री में सही कराओ। चलो, द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी, नाउन, ठीक है। चलो आगे बढ़े पैसेज के ऊपर। नाउ आई लव दिस पैसेज, आई पुट बिकॉज आई हैव रेड दिस पैसेज इन माई ग्रेजुएशन ईयर। दिस वॉज रिटन बाय रॉबर्ट स्टीवेंसन, ठीक है।
नाउ ऑफकोर्स तुम लोगों को ये पैसेज रीड करने में मुश्किल लगा होगा, एंड बेसिकली मैं आप लोगों को एक ब्रीफ दे देती हूँ। यहाँ पे वो बेसिकली वॉकिंग टूर की बात कर रहे हैं कि भैया वॉकिंग टूर जो है, बेसिकली वॉकिंग टूर किया क्यों जाते हैं? लैंडस्केप देखने के लिए। वाई यू वॉच अ लैंडस्केप? टू गेट सम इनर पीस। जब आप लैंडस्केप को देखते हो, व्हेन द कूल ब्रीज टचेज योर फेस, व्हेन यू सी द सनसेट, व्हेन यू सी द लैंडस्केप इन जनरल, यू फील सो हैप्पी, यू फील एट पीस, ठीक है। एंड देन ही ऑल्सो एडवाइसेस कि भैया जब भी आप वॉकिंग टूर के लिए जाएं, आप अकेले जाएं, किसी के साथ ना जाएं, बिकॉज देन अगेन यू विल हैव टू फॉलो दैट पर्सन। जैसा वो पर्सन बोलेगा आपको वैसा करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू गेट पीस, जब आपको पीस चाहिए, जब आपको शांति चाहिए, यू शुड यू नो listen to yourself and you shouldn't listen to anybody else. So it's better you go alone, क्योंकि जब आप किसी और के साथ जाएंगे then you will your activities will depend on the other person. So this is a kind of a brief that I want to give. Also at the end he says कि भैया जब आप finally एक बहुत ही ज़्यादा वो meditative state में जब आप पहुँच जाते हैं, so you start appreciating that surrounding. जब आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, ऑल यू कैन हियर इज़ योर सराउंडिंग्स, कि बर्ड्स की चॉपिंग हो रही है, पेड़ जब हिलते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, ठीक है, बर्ड्स का चॉपिंग, हवा आपके फेस को टच की। सो बेसिकली यू काइंड ऑफ लिव इन दैट मोमेंट, यू आर एक्चुअली देयर इन दैट लैंडस्केप, you are actually there in that, your soul is there in that landscape. This is what he's trying to say in this passage. So when you understood this passage, it gets easy for you when you understand this passage. Sorry, 111 क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा according to passage what is the primary purpose of a walking tour? I told you already, its purpose is not to get some pleasure. The sole purpose of a walking tour is to see the landscape. That's the only purpose. That's what Stevenson is trying to say in this particular passage. कि भैया आप लैंडस्केप देखने जाओ, दैट लैंडस्केप विद द नेचर, बेसिकली व्हाट ही वांटेड टू से कि ये जो नेचर है ना, जो लैंडस्केप आप देख रहे हो, द नेचर विल गिव यू पीस. नो मनी, नो मटीरियलिस्टिक थिंग्स कैन गिव यू पीस, बट द नेचर कैन गिव यू दैट. तो वो वहाँ पे वो बात है ही नहीं. वॉकिंग टूर किया जाता है लैंडस्केप देखने के लिए, ठीक है. मूविंग अहेड कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वॉकिंग टूर शुड बी गॉन अलोन बिकॉज, ठीक है. अभी बताया इट इज़ मोर इन द नेचर ऑफ अ पिकनिक. अरे हम पूछ रहे क्यों अकेले जाना चाहिए, तो अकेले तो कोई पिकनिक होती नहीं ना. ऑप्शन बी, ही मे पुट हिज knapsack or take it off with more delight. Doesn't make any sense with whatever was written in the passage. It will add to individual excitement. I mean, आप लोगों ने जिसको इस पैराग्राफ का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि ये स्टीवेंसन कहना क्या चाहते थे, that person might go with option C, but the right answer is option D. You will get that freedom. You won't follow anybody. आपका मन है बैठ के मेडिटेशन करने का, दूसरा पर्सन कहते हैं जो पिक्चर लेते हैं, so you what happens in that case, आपका फ्रीडम चला जाता है. But you want that freedom, so that's why you should go alone. Moving on to next question, कह रहा है according to passage what can adversely affect the walking tour. बातें करना, walking and talking at the same time. Walking मतलब walking क्यों करते हो? So that you can actually declutter your mind. You can declutter your thoughts when you are walking. So जब आप walking कर रहे हो, बातें कर रहे हो, all you are doing is just burning your calories. You are not getting that in mental peace जिसके लिए आपने walking tour किया था. According to the passage, how should a walking tour conclude? Now यहाँ पे contradictory answers आ रहे होंगे. काफ़ी बच्चों ने कुछ और दिया है, काफ़ी बच्चों ने कुछ और दिया. What Stevenson wanted to say in this passage and what UPSC will also follow, because this is a passage written by a writer, तो of course वो उसको मानेगा. बहुत लोग गए होंगे ऑप्शन ए के साथ, बट स्टीवेंसन ये नहीं कहना चाह रहे थे. स्टीवेंसन नेचर की खूबसूरती को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करना चाह रहे थे. वो ये कह रहे थे, मैंने आपको बताया लास्ट में, कि जब आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाओगे, आप उस रियल सराउंडिंग से ऊपर नहीं चले जाओगे. आप उस रियल सराउंडिंग को महसूस करोगे कि भैया ओके, द बर्ड्स आर चॉपिंग, the cool air is touching my face, it's making me feel good, the trees they are moving, ये जो हवा आ रही है ठंडी ठंडी, ठीक है, ये जो trees इतने अच्छे से मूव कर रहे हैं. So with the impressions of the surroundings, not that option A, ठीक है. आप रियल सराउंडिंग को जो फील करने को बोल रहे हैं स्टीवेंसन, इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है. चलो, एंड ऑप्शन डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ बर्ड्स, ज़रूरी नहीं है सिर्फ बर्ड्स होंगे वहाँ पे, लैंडस्केप में बहुत कुछ आता है, तो इसलिए इंप्रेशंस ऑफ द सराउंडिंग एंड नॉट द ऑप्शन नंबर डी.
ओके, क्वेश्चन नंबर 115 क्या है, डाइलटेंटिस, ठीक है। आई होप आई pronounced it right because I know it's French pronunciation, but I struggle, you know what, being a multilingual, so yeah. So basically this person is somebody who has a superficial interest. Like for example, when I say I want to learn guitar, I have no interest in learning guitar, but since it's cool कि आपको गिटार प्ले करना आता है तो मैं सीखना चाह रही हूँ, आई हैव नो रियल इंटरेस्ट कि गिटार बजाते कैसे हैं, इट्स जस्ट कूल टू हैव अ गिटार इन योर हैंड एंड प्ले इट, तो मैंने भी कह दिया भैया मुझे सिखा दो। तो पर्सन्स हु कल्टिवेट एन एस्थेटिक परस्यूट विदाउट रियल इंटरेस्ट, सो बेसिकली सुपरफिशियल इंटरेस्ट, आप जस्ट बिकॉज यू वांट टू लुक कूल, यू वांट टू लुक गुड, यू वांट टू लुक कूल, दैट्स ऑल, you are developing an you are developing a superficial interest, not a real interest. Option A. Now next up, I so love this paragraph also because I have been reading a lot about history. So yes, यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि काफ़ी जो हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है यहाँ पे काफ़ी लोग सोचते हैं, काफ़ी लोग क्वेश्चंस पोज करते हैं, काफ़ी लोग एविडेंसेस के बेसिस पे चीज़ों को आंसर करते हैं. आई थिंक दिस पैसेज वॉज ईजी टू रीड. लेट्स आंसर दिस बिकॉज पैराजम्बल्स आर स्टिल लेफ्ट. आई गेस एक और सेक्शन है जो रहता है. क्या विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट माउंट टू हिस्टोरिकल एनालिसिस. ठीक है, डज नॉट माउंट टू हिस्टोरिकल एनालिसिस. हिस्टोरिकल एनालिसिस में क्या नहीं आता है. ठीक है, तो कह रहे पोजिंग का क्वेश्चन ये तो आ रहा था, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ये भी आ रहा था, ड्राइंग फ्रॉम एविडेंस टू मेक ये भी आ रहा था. ऑप्शन सी कंबाइंस सेवरल levels of thinking and study to arrive at a conclusion. I guess this is the answer. Even when I solved it, I gave option D. Okay, option D should be the answer. I actually forgot the paragraph. मैंने इसको solve ज़रूर किया है. So option D is my answer. जब मैंने उसको read किया था मैंने option D दिया था. I forgot it. Not है वहाँ पे. Not amount to historical analysis. अच्छा ओके, मुझे याद आ गया. अच्छा यहाँ पे बात पता है क्या चल रही है, यहाँ पे हिस्टोरिकल एनालिसिस की बात चल रही है कि भैया कैसे हिस्टोरियंस बेसिकली कंपैरिजन किया जा रहा है कि हिस्टोरियंस कैसे कंपेयर करते हैं और एकेडमिक यानी कि जो आप स्कूल में हिस्ट्री पढ़ रहे हो उन चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये वाला जो पॉइंट था ना वो था पैराग्राफ के अंदर, बट वो था एकेडमिक्स के लिए कि जो हम स्कूल में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो लोग ऐसे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये वाली हिस्ट्री पढ़ाते हैं, और जो हिस्टोरियंस हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं वो इन 3 पॉइंट्स पे करते हैं. ठीक है, सो या मुझे याद आ गया. ठीक है, हाँ चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. द मेनी जॉनरास ऑफ एकेडमिक एंड पॉपुलर हिस्ट्री रन द फुल गैमेट फ्रॉम लॉजिकली सिस्टमैटिक टू इम्प्रेशनिस्टिक मीन्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द रेंज ऑफ टेक्स्ट वेरीज फ्रॉम दोज ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड दोज ऑन सब्जेक्टिव एसर्शंस. सो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, जो भी आप एकेडमिक वो पढ़ते हो ना, एकेडमिक जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इट्स बेसिकली मोर बेस्ड ऑन क्या बोलूँ कि उस हिस्टोरिकल फिगर का इम्प्रेशन कैसा दिया गया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अकबर वॉजंट अ गुड रूलर. अगर हिस्ट्री पढ़ी है यू शुड नो अकबर जो है अच्छा रूलर नहीं था. ठीक है, लेकिन भैया इसके ऊपर मूवी बना दी, इसके ऊपर सीरियल्स बना दिए टू पोर्ट्रे हिम इन अ गुड लाइट. तो यहाँ पे वो यही तो कह रहे कि जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किए जाते हैं और जो सब्जेक्टिव एनालिसिस की असर्शंस किए जाते हैं दोनों अलग हैं. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, कंट्रोवर्शियल नहीं बोला. बट एनीवे लेट्स कंटिन्यू. कह रहे व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर मेक्स हिस्टोरियंस कम टू कन्फ्लिक्टिंग कंक्लूजन्स. अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो अलग अलग किताबों से, आप भी एक बात जानते हो, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए एक हिस्टोरियन एक बात बोलेगा, दूसरा हिस्टोरियन दूसरी बात बोलेगा कि भैया ऐसे नहीं हुआ था, वैसे हुआ था, वैसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था. जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री लिखी वो कह रहे हैं इंडिया अच्छी कंट्री नहीं थी, बट जो हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है वो कह रहे कॉलोनाइजर्स बेकार थे, भैया इंडिया बहुत अच्छी कंट्री थी. एक ही टॉपिक है, इंडिया हिस्टोरियंस कुछ और कह रहे हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कुछ और कह रहे हैं. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. अच्छा उसके बाद कॉलोनाइजर्स तो सिर्फ उसी चीज़ पे, जो हमारे ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है वो तो इसी चीज़ पे, विलियम जॉन्स एंड ऑल, ये तो सिर्फ इसी चीज़ पे पेंट वो डालेंगे ना स्ट्रेस कि भैया क्या बोलते हैं इंडिया को ये चीज़ें लिखना ही नहीं आता था. बट नेशनलिस्ट क्या बोलेंगे, भैया हमारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, देखो तो ज़रा जाके आंखें खोल के,
तो एक ही डेटा पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी दिया हमने। ऑप्शन 2 तो एक मिनट, इसके ऑप्शंस कुछ और थे, 1 और 2 बोथ करेक्ट है ना, कहाँ गया 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे तुम लोगों का गलत होगा, फॉर श्योर गलत होगा, बिकॉज यूपीएससी सीएससी स्टूडेंट्स जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, आई होप तुम लोगों ने अगर ये पेपर दिया तो तुम लोगों का ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए था। व्हाट इज डिटर्मिनिज्म? व्हाट इज डिटर्मिनिज्म? डिटर्मिनिज्म इज समथिंग दैट, एक मिनट लेट मी जस्ट इरेज इट रियल क्विक। हाँ, डिटर्मिनिज्म सेज कि भैया देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर लिटरली आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंसान के फ्री विल से बाहर है। फ्री विल यानी कि इंसान का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर, यू कैन से हड़प्पा सिविलाइजेशन ने कितना कुछ किया, लाइक लिटरली टू सर्वाइव, बट व्हेन ह्यूमैनिटी केम टू एन एंड, इट केम टू एन एंड। ठीक है, उन्होंने कितना कुछ किया होगा अपने सर्वाइवल के लिए, बट जब ह्यूमैनिटी ख़त्म हुई, ख़त्म हो गई भैया, आपका कोई बस ही नहीं था उस पर। यू डिडंट हैव एनी फ्री विल। इनफैक्ट अगर हमारी दुनिया अभी आज के टाइम पे ख़त्म होएगी, तुम कितनी भी टेक्नोलॉजी बना लो, तुम मार्स पे पहुंचने की तैयारी कर लो, इफ़ द मदर नेचर वॉन्ट्स कि भैया आप ह्यूमैनिटी को ख़त्म करो, इट विल कम टू एन एंड। तो दिस सेंटेंस, इट तो बेसिकली डिटर्मिनिज्म, इट्स अ वर्ड विच एक्सप्लेन्स कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंड के पास फ्री विल नहीं है कुछ जगह पे। This is what the term determinism explains in history. And let's read the sentence. It says all events and humans actions are ultimately shaped by causes external to the will. जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी actions हो रहे हैं, that are literally out of control of humanity, that are out of control of humankind. ठीक है, so deterministic relationship is the right answer. Now again, if you are not somebody who has read history in depth, you wouldn't know the answer. ठीक है, सो या क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू प्रो मॉडर्निस्ट अप्रोच टू हिस्ट्री। यहाँ पे लास्ट में गिवन भी था, लास्ट में यहाँ पे गिवन भी था, कहाँ गया, फिलोसफीज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, rejecting the positivist separation of problems into discrete subproblems and emphasizing interaction, whatever। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है पोस्ट अप्रोच रिजेक्ट्स बोथ द सेपरेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू द व्हाटएवर द, इट्स द सेम, इट्स वर्बेटिम द सेम, जो उसमें लिखी है वो यही लिखी है, वर्बेटिम है ये लाइन। So we are done with the passage. We should be doing parasymbols now. I so hate this. Hold up, ये लोड होने में टाइम लग रहा है। मैं फटाफट से मैंने सॉल्व किए हुए आंसर दिए, मैं वही दे दूँ। कितना लंबा वीडियो हो गया है ऑलरेडी, लेट मी सी, लेंदी नहीं जाना चाहिए। इट्स ऑलरेडी 1 hour 27 minutes. ओके, क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए ज़रा, ये मैं फटाफट से सॉल्व करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 71, 2 पॉजिटिव लिस्ट्स हैं यहाँ पे, उसके बाद द लिस्ट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट। 2 लिस्ट लाई गई और उन लिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यू और एस का पेयर मिला, क्यू और एस का ऐसे ही है ना, हाँ क्यू और एस का पेयर मिला, कहाँ पे है क्यू और एस का पेयर? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई हैव एक्चुअली सॉल्व दीज क्वेश्चंस एज वेल, सो लेट मी जस्ट रीचेक। हाँ, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वैसे सामने से ही पेयर मिल गया है, बट एनीवे, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 थोड़ा सा और ऊपर, चलो क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाइए। कहता है ओके, आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर फुली व्हाटएवर, ठीक है, fully conscious of the fact that scheduled castes and scheduled tribes had been oppressed and underprivileged of society, sections of the society, whatever. Now let's see, कह रहे similarly they were also sensitive of difficulties. okay, ठीक है, similarly के लिए मुझे चाहिए कुछ यहाँ पे, ओके, फिर ये कह रहे for this purpose, किस पर्पस के लिए? क्योंकि इनको पता था क्या कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है, इनको सॉरी SC ST वाले हैं, इनके साथ जो है ऑपरेशन हुआ है। एस से मेरा सेंटेंस होएगा शुरू, ऐसे है ना, कहाँ गया,
हाँ, फॉर दिस पर्पज सेवरल स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। चलो, एस से मेरा सेंटेंस शुरू होगा, क्या एस से मेरा सेंटेंस यहाँ पे शुरू हो रहा है जी, ए और बी है। सेंटेंस एस शुरू करने के लिए ए और बी है, लेट्स रिमूव ऑप्शन सी एंड डी, एंड देन इट सेज कि सिमिलरली दे वर आल्सो सेंसिटिव एंड ऑफ द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। तो इनको ये चीज़ पता थी कि इनके साथ ऑपरेशन हुई है, तो इसलिए उन्होंने कुछ प्रोविजंस निकाले। दूसरी चीज़ इनको ये भी पता थी कि जो डिफ़िकल्टीज़ इन्होंने फेस की है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के टाइम पे, तो एस और पी का जो है पेयर बन गया। एस पी यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए भी बाहर। चलो, क्वेश्चन, इट्स ऑलरेडी अ वेरी लेंदी वीडियो, लेट्स गेट डन विद इट जल्दी से, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, ओके। स्टार्टअप इंडिया इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दोज प्रोग्राम्स, विच प्रोग्राम्स वी डोंट नो, इट एनविजन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ कंट्री ऑफ क्रिएटर्स, ठीक है। ओके, इट इंटेंड्स टू कैटलाइज द स्टार्टअप कल्चर, ओके। मेरा आज जो है पोटेंशियल फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। Launched in 2016, Startup India has rolled out several programs with the objective of supporting डाडा, ठीक है। तो आर से मेरा सेंटेंस शुरू हो रहा था, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, काम खत्म करो, स्मार्ट वर्क, ठीक है। आपने बताया कि ये जो स्टार्टअप इंडिया का ये जो भी एक वो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, इसका इंटेंशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इंटेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, होल्ड अप, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। म्यूट नहीं हो रहा, बताओ। Excuse, it was my brother, I had to text him back. Anyway, moving on to question number 74, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है इन इंडिया लाइफ स्टॉक सेंसस, ये मूव क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे जा रहा है बट साइड में नहीं हो रहा है, ओके। एनीवे, इन इंडिया लाइफ स्टॉक सेंसस वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग 1919 टू 1920, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ओके, हम लोग कह रहे हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंसस, पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। सिंस इट्स इंसेप्शन इट इज़ बीइंग कंडक्टेड, ओके, सिंस इट्स इंसेप्शन, ऑप्शन बी पोटेंशियली फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 20 लाइफ स्टॉक सेंसस वॉज कंडक्टेड, ओके, ये मेरा बीच में नहीं आएगा। द 5 ईयरली सेंसस इज द ओनली सोर्स विच गिव्स डिसएग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन, ओके। देन द मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सिंस इट्स इंसेप्शन एंड द मेन ऑब्जेक्टिव, आप यहाँ पे आपने बताया कि जो फर्स्ट लाइफ स्टॉक सेंसस, देन यू सेड कि भैया जब से इसको लाया गया है तब से क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ इसको ले जाया गया है, एंड देन उसका ऑब्जेक्टिव बताया गया। पी और एस का पेयर बना है, पी और एस का पेयर बना है, चलिए गाइस जल्दी से वाइंड अप करते हैं। पी और एस का पेयर बना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। शैल वी मूव अहेड, कुछ दूर चलें, आगे बढ़ें, ओके। इंडिया हैज़ बीन अ वेलफेयर स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, ओके। कहता है the policies and programs have been designed, कौन से policies and programs, that I need to know. The primary objective of all government endeavors has been the welfare of its rural population. It was realized that a sustainable strategy of okay, ठीक है, it was realized a sustainable strategy, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो, ऊपर आपने आप पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए, तो ये क्या बना, आर और पी ना, आर और पी, आर और पी का पेयर बना। किसने क्या किया, पी आर एस क्यों नहीं, आर और पी का पेयर बना, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला कि भैया आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी चाहिए, यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, आर और पी। 75 व्हाट डिड आई सॉल्व, पहले मैंने क्या सॉल्व किया, ऑप्शन सी आर पी, ओके। होल्ड अप, लेट्स डिस्कस दिस वन। इट वाज रियलाइज्ड, आहा, ओके, चलिए। आई गिव ऑप्शन सी, जो कि मैंने खुद ही सॉल्व किया है,
बट देन अभी मुझे टाइम जा रहा है एंड आई रियली वॉन्ट टू रीड इट राइट नाउ, बट मैं आपको एक पेयर बना के दे रही हूँ अभी, रुको. इट वॉज रियलाइज दैट अ सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी, तो आर से तो शुरू हुआ है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंटल एंडिवर्स, यार एंडिवर्स पहले आएगा एंड देन ये आना था. ठीक है ठीक है ठीक है. आर क्यू एस पी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. दैट इज वाई आई डिडंट रीड इट केयरफुली दिस टाइम, बट चलो. ओके, क्वेश्चन नंबर 76. क्वेश्चन नंबर 76, इजी पीजी नींबू स्क्वीजी क्वेश्चन है. कोविड-19 पैंडमिक थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन द एंटायर इकोनॉमी. ठीक है, हेंस लिखा है भैया यहाँ पे. हेंस का क्या मतलब है? यहाँ पे देखना एक मिनट. द बिगेस्ट चैलेंज, तो मुझे चैलेंजिंग वाला एक सेंटेंस मिला था व्हेन आई वाज रीडिंग इट. हाँ ठीक है. तो कोविड-19 पैंडमिक थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, तो जो बिगेस्ट चैलेंज, तो यानी कि मेरा सेंटेंस आर से शुरू होना चाहिए. क्या ऑप्शन डी है आर वाला? ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है आर वाला. ठीक है, चलें आगे बढ़े, कुछ दूर चलें. स्मार्ट वर्क गाइस, स्मार्ट वर्क. अभी वैसे भी स्मार्ट वर्क करिए बिकॉज ओके ओके लेट्स डिस्कस दिस वन. कह रहे हैं 77th क्वेश्चन. Press Trust of India (PTI) is a non-profit making cooperative owned by the country's newspapers with a mandate to provide effective and unbiased news to all subscribers. Option P says it offers its news service in English and Hindi languages. C यहाँ पे लिखी है एक लाइन PTI. अच्छा, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था? लेट मी जस्ट टेल यू. PTI नाउ हैज इट्स ओन सैटेलाइट डिलीवरी सिस्टम. ठीक है, तो क्योंकि नाउ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है डेट्स का, तो नाउ मतलब अभी रिसेंट टाइम की ही बात हो रही होगी. तो मेरा सेंटेंस आर पे एंड होना चाहिए, और मेरा आर पे जो सेंटेंस एंड हो रहा है वो केवल एक ही हो रहा है, वो ऑप्शन बी. एक ही ऑप्शन जो है मेरा आर पे ओवर हो रहा है, because it says PTI now has its own satellite delivery system. Now, so that means you are talking about the present time. Whereas PTI was established in, I guess, 1947, if I'm not wrong. PTI was established in 1947. So it says now it has its own satellite delivery system. So it should end with R. But I could be wrong. गलत भी हो सकता है. But this is what I think, क्योंकि वहाँ पे now लिखा है. एंड ये इसके साथ और क्या पेयर बन रहा है? QPS बन रहा है ना, QPS ओवर 5000. और यहाँ पे देखो ना एक और चीज़ कि इट ऑफर्स इट्स, ये भी पेयर बना ना एक, इट ऑफर्स इट्स न्यू सर्विसेज इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस. और यहाँ पे भाषा बताया जा रहा है कि भैया हिंदी लैंग्वेज के लिए क्या है. तो P और S का भी पेयर बन रहा है, और कहीं और पे P और S का पेयर बन रहा है क्या? C पे बन रहा है. ओके, बट आई डू बिलीव कि R पे एंड होना चाहिए. सो ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 78. क्वेश्चन नंबर 78. ओके, चलिए. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है पोस्ट एडमिशन, और यहाँ पे लिखा है एलिजिबल एप्लीकेंट्स. तो पहले एलिजिबल हो गए तब जाके, सॉरी होल्ड अप, ऑप्शन क्यू को करना था. पहले एलिजिबल हो गए तब जाके पोस्ट एडमिशन की बात आएगी. तो क्यू और पी का पेयर है. क्यू और पी का पेयर किस किस के पास है? बी के पास है. दैट्स ऑल. ऑप्शन बी QP. ठीक है, चलिए. मैथ्स एंड इंग्लिश वॉज गुड, बट GS लास्ट टाइम भी GS में. ओके, आई टॉक टू दैट पर्सन लेटर. नेक्स्ट अप वी हैव गगनयान का क्वेश्चन. नाउ लेट्स डिस्कस दिस न्यू वर्टिकल ओविसाज. तो मुझे वर्टिकल ओविसाज चाहिए. अ न्यू वर्टिकल हैज़ बीन क्रिएटेड. P और R का पेयर है. ओहो, P और R का पेयर है. P पहले आएगा ना, राइट? कहाँ गया? हाँ, न्यू है ये, और ये है दिस. ठीक है, तो P और R का पेयर है. P R जो है ना तो B में है, ना तो C में है, ना तो D में. ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है, आई डिड गिव यू फ्यू आंसर्स थ्रू माई आंसर की, जो कि मैंने खुद ही सॉल्व किया. एक्चुअली यू कैन एक्चुअली सी, सो डोंट बी लाइक कि मैम देख के करिए. इट्स एक्चुअली माई आंसर की ओनली. इट्स जस्ट दैट आई एम रशिंग राइट नाउ, जल्दी निपटाओ. बट राइट नाउ आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू ऑल. सामने से नहीं हजम होता बच्चों से कि मैम देख के करा दे. तो चलो, जबकि मैंने ही सॉल्व किया है. देखो, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. अच्छा, यहाँ पे देखना अदर मिनिस्ट्रीज.
तो मुझे पहली मिनिस्ट्री जो है इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ना, द डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो। तो डिपार्टमेंट ने कुछ काम किया होगा, कौन सा काम किया है, कहाँ गया, यहाँ पे मिला था मुझे कहीं, हाँ ये रहा, द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। To optimally tap their conservative and creative energies, the Department of Youth Affairs pursues the twin objectives of personality development and nation building। तो सबसे पहले जो मेरा सेंटेंस शुरू होगा वो शुरू होगा किससे, आर से, ठीक है। एंड आर के बाद मेरा सेंटेंस जाएगा द डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो, इन्होंने इसके अलावा और क्या किया है, पी के पास, ठीक है। Then youth represent the most dynamic and vibrant segment of the population. Other ministries are also working to support youth development. तो R P and फिर क्या गया, Q S, R P Q S, option C is the right answer. So we are done with para jumbles. I feel like कि मैंने कुछ मिस किया है, मैंने कुछ मिस किया है। So now the session is, ये क्या हो रहा है? Okay you guys, hold up, let me just see if I missed something. I don't think so I did, but मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि I did. This is a very clumsy class, that's because I'm really tired. Will you believe me if I say I only slept for 1 hour today? I mean, you'll have to, because I did only sleep for 1 hour today. So please excuse all the clumsiness. My motive was to give you an answer key. I did. अगर एक दो आंसर्स इधर उधर मैंने गलत किए होंगे, I know this thing happened last time because I didn't read it well. I didn't read the question papers well, and in fact आज तुम लोगों ने यहाँ पे सामने भी देखा, I didn't read the question paper well. If something like that happens, मैं comment section में लिख दूँगी. But I feel like this is मैंने अभी conscious होके किया. It's just that maybe I was being little sleepy, not little, a lot. So apologies if I make mistakes here accidentally, consciously or unconsciously. This is my answer key. I will give it to you all मेरे टेलीग्राम चैनल पे. Please do follow that. And if something I happen to change, कि मैं बाद में क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करके अपने आंसर्स को एनालाइज करती हूँ, I will comment down on my channel. Please excuse for me for all the clumsiness. I was tired. So anyway, that's it for now you guys. Hope this what answer key helps you all, and आप सबका question paper अच्छा गया हो. And it's just that I want to say कि एग्ज़ाम था यार, सिर्फ एग्ज़ाम था. and don't get depressed कि अच्छा नहीं गया, बुरा गया, या whatever it is, ठीक है. So that's it for now. I don't know how to motivate you all right now because I think कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग depressed हैं. It's just that I want to say this exam is not the end of the world. There are a lot of exams, you guys have knowledge. या एक एग्ज़ाम से ये चीज़ डिसाइड नहीं होता है कि how good you are, how knowledgeable you are, ठीक है. So there are a lot of exams there. If not this, maybe God has some other plans for you. That's all I want to say. चलिए, that's it for now you guys. Have a nice day, and I will give this PDF on my Telegram channel. Jeez, the heights of clumsiness today. Anyway, bye guys, bye everyone, good night, Jai Hind and take care.